रेशु जी, तो बेसिकली कल हमने स्टार्ट किया अपना सब्जेक्ट टैक्सेशन, जिसके दो पार्ट हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स। अभी के लिए मैंने फिलहाल स्टार्ट किया इनकम टैक्स बिकॉज सबसे बड़ा है और मेजरली सबसे अच्छी बात, इसमें अमेंडमेंट्स काफी कम आती हैं एज कंपेयर टू जीएसटी। और जीएसटी मेरा हमेशा एंड में स्टार्ट होता है। एंड मीन्स ये नहीं कि पेपर के आगे, मीन्स दैट कम से कम मे बी मई या जून या सम टाइम कभी कर लेते हैं बाकी सिलेबस कंप्लीट इन द जुलाई सेशन, बिकॉज तब तक हमें क्लियर हो जाता है कि जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो पेपर आते हैं उसमें अमेंडमेंट्स कौन सी आती हैं, जो 30 अप्रैल तक आ चुकी। जैसे अभी तो चल रहा है जनवरी, बहुत टाइम पड़ा है, फेब मार्च अप्रैल, पता नहीं 3 महीने में वो क्या कलाकारी करेंगे। बजट्स भी आएंगे, 1 फेब को बजट आ जाएगा आपका इनकम टैक्स का, उसमें स्लैब्स लूब्स चेंज होगी। बट अच्छी बात यह है कि वो बजट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, पिछले वाला होता है, 1 साल बैक चलते हैं। ये तो भी आएगा, ये तो भी आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे, सिस्टम बनेगा, अभी नहीं होगा। ओके, तो आपको सारी चीजें बेसिक्स है कुछ जो पता होनी चाहिए। 30 अप्रैल 23 तक अंडरलाइन करके, 30 अप्रैल 23 तक इनकम टैक्स में, जीएसटी में, जिसमें जो भी अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जो आ गया वो हमारे पेपर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। जीएसटी में थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं बिकॉज वो हर रोज कमेटी बना के बैठे रहते हैं, हर महीने बाद कुछ ना कुछ नया प्लस माइनस कुछ कर देते हैं, ये टैक्सेबल, ये 5%, ये 8%, रेट चेंज कर देते हैं, तो मेंबर्स को सिस्टम कर देते हैं, तो वहां हम वेट करते हैं। इनकम टैक्स में 95 बोल देता हूं मैं तो परसेंट कोई चेंज नहीं है, वही क्वेश्चंस, वही पेन। हाँ, कुछ इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा आ गया जो ये आज बताऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन ही क्या हो गया, चेंज। वो टैक्स रेट्स है हमारे, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कल, बेसिक पढ़ा जी, हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट है, करंट कौन सा, 1961। एक नई चीज नोट करिए उसी के नीचे अगर स्पेस है। इनकम टैक्स में हम लोग फॉलो करते हैं क्या चीज, रूल्स। क्या फॉलो करते हैं, रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स। लिखिएगा कौन से हैं, 1962 इनकम टैक्स रूल्स 1962। हमेशा हेडिंग समझ के पढ़िएगा। इनकम टैक्स मैंने लिखा था कि अपने आप में एक्ट है, यहां लिख देता हूं इनकम टैक्स। अगर मैं बात करूं, एक एक्ट है, कानून है। एक्ट आप समझते हैं सर, बेसिकली एक्ट, पहले कोई भी है चीज क्या बनती है अपने पास, लॉ, कोई भी चीज, तो उस पर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना साइन कर देता है तो क्या बन जाता है, एक्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल। तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 बेसिक। इसी के साथ सरकार ने इनकम टैक्स क्या निकाले, रूल्स 1962। बच्चा कहता है ये क्या चीज है, अभी बताता हूं। एक्ट पहले आता है, उसमें कुछ टर्म्स बताई गई, जैसे पर्सन ही मान लो। हम तो अभी तक पर्सन का मतलब नॉर्मल मानते थे, व्यक्ति। हमें क्या पता है व्हाट डू मीन बाय पर्सन, कितना बड़ा मीनिंग होगा, 7 तरह के लोग होंगे, प्रॉपर एक्ट है। वो सारी चीजें किसमें एक्सप्लेन करी जाती हैं, रूल्स। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज रूल 2014 है। जिसमें कोई डाउट रहे आपका, सर मैं तो समझ नहीं पाया इसका मीनिंग क्या, मैं तो समझ नहीं पाया इनकम का मीनिंग, मैं कहा वेट करिए, अभी तो एक्ट आया है, अगले साल इसके क्या आने वाले हैं, रूल्स। रूल्स में एवरीथिंग क्या होगा, क्लियर। या फिर एग्जांपल देता हूं, आपने कभी सुना होगा, लिखा होता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड, कभी वर्ड देखा हो लॉ में, थोड़ा बड़ा आजकल तो, एज पर प्रिस्क्राइब्ड। जहां वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आ गया, बच्चा पूछता है ये कहां प्रिस्क्राइब्ड है, इन रूल्स। बड़ी क्लासेस में पता चलेगा, जैसे सीए में, इंटर में, फाइनल्स में, वहां रूल्स भी आएंगे। हमारे सिलेबस में तो थोड़ा बड़ा बन जाता है, बच्चा कहता है फर्क क्या है सर इंटर और फाइनल्स में, वही तो लॉ है, लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा, वही कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। मैं क्या, बात तो तेरी सही है तो सारा वही। ये थोड़ा यहाँ कुछ और पढ़ाऊंगा, वहां कुछ और पढ़ाऊंगा, नहीं, वहां थोड़ा डीप डिस्कशन हो जाता है। एक चैप्टर में बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है, एक चीज की क्यों है, कैसे है, एसओपी क्यों कहा आपने, ये क्यों कहा आपने, वो ज्यादा हो जाता है। फिर उसके लिए हमें रूल्स उठाने पड़ते हैं। जीएसटी एक्ट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, जीएसटी के रूल्स पढ़ते हैं। जीएसटी में कभी नाम सुना हो, 4-5 चीजें, कभी सुना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी चंडीगढ़ का, ठीक हो गया ना। तो मानोगे और चारों एक्ट भी हैं। सीजीएसटी अपने आप में एक्ट है, एसजीएसटी अपने आप में एक्ट है, पर हमें थोड़ा पढ़ना है। हमें यहाँ सीए में सिर्फ जीएसटी की बात करनी है, हमें नहीं मतलब सीजीएसटी ने क्या कहा, एसजीएसटी ने क्या कहा। सर कहते एक सेम नहीं होना चाहिए, नहीं, मोस्टली सेम है, बट स्टेट्स को भी कुछ पावर दी गई है। एसजीएसटी, अब सेंट्रल सरकार ने बोल दिया ये टैक्स है, फलाना फलाना है, ऐसे ऐसे काम होगा, स्टेट्स को भी पावर दी गई, आप अपने स्टेट्स में उसको थोड़ा चेंज चूंज कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, कभी नाम सुना हो आपने, कम सुना होगा, ई वे बिल। क्या नाम है, ई वे, ई से वे, डब्ल्यू वाई,
वो क्या है, जस्ट एक छोटा सा कंप्लायंस है सरकार की तरफ से दुकानदारों के लिए कि जब भी एक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी रिमूव होगी, गाड़ी में माल लेकर जाएंगे, ट्रक व्हीकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, अगर उस गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का माल होगा वन स्लॉट में, अब 2 लाख का माल तो आम होता है, 3 आता क्या है लाखों में, तो 50,000 एक लिमिट फिक्स करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, कि आपको फिर उस दुकानदार को क्या फाइल करना पड़ेगा, ई वे बिल। गाड़ी रिमूव करने से पहले कंप्यूटर ओपन करके, लैपटॉप ओपन करके एक बिल जनरेट होगा, उसमें बेसिक डिटेल होंगी आपकी, आपका नाम, दुकान का नाम, आपका जीएसटी नंबर, जो इस गाड़ी में माल जा रहा है उस गाड़ी का ट्रांसपोर्ट नंबर, जैसे ना शिपिंग बोलते हैं आप लोग, आप ट्रैक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ कहाँ, वो ट्रैकिंग आईडी एक तरह की। फिर इसमें बीच में कूद पड़ा अपना कौन आ गया जी, पंजाब गवर्नमेंट, आपने लिमिट रखी 50, इधर लोग परेशान हो गए पंजाब के, यार 50,000 क्या होता है, बड़ी छोटी लिमिट है 50,000, तो सर मैं छुटका सामान मंगा लूं 50,000 तो ऐसे ही हो जाता है, हम ईवे बिल काटते हैं, फिर ट्रांसपोर्टर को दें, ट्रांसपोर्टर आगे बिल फाइल करे, क्या झंझट है। तो इन्होंने लिमिट बढ़ा के कर दी 80,000। ये क्यों कर दी, पावर है, ये पावर दी गई, इतनी पावर आपके पास। जीएसटी आना मुश्किल था, इनकम टैक्स तो सेंटर का टैक्स है, एक बंदे ने बोल दिया सबको मानना है, ये आया ही कैसे जीएसटी, आप सबको बिठा के, अब सबको मेंबर बनाया तो सबकी सुननी भी पड़ेगी कि हम तो तब साइन करेंगे अगर हमारा कुछ सिस्टम चलेगा, हमारी बात मानी जाएगी, हमें पावर दी जाएगी। आप कभी मार्केट में जाके बुक मांगेंगे जीएसटी की, आप अलग से मांगिए, ऑफिस में कभी जाएंगे आर्टिफिशियल में, पंजाब जीएसटी, आपको है पंजाब का जीएसटी, मतलब उसमें पंजाब की पावर्स है, पंजाब के केस लॉज है, पंजाब के रूल्स रेगुलेशंस हैं। हरियाणा जीएसटी, पहले पढ़ते थे हरियाणा वैट, पंजाब वैट, वही वही रूल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग कि उनके अलग पावर्स हैं, आपके कुछ अलग, हाँ सेक्शन भी अलग अलग है, कुछ मेरा सेक्शन शायद 15 बात करे, आपका 16 बात करे, सब सेक्शन अलग अलग होंगे, तो बहुत डीप डिस्कशन है, ठीक। तो ना चलिए अपना पूरा पैटर्न 60-40 एमसीक्यूज वगैरह। 5 हेड्स ऑफ इनकम, जल्दी बोलिएगा कौन कौन से 5 लाइन वाइज, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अगर मैं सेक्शन की छोटी छोटी बात करूं, आप लिख लेंगे साथ साथ में, स्पेस है तो आगे पीछे करके, सैलरी पे सेक्शन लगेगा 15 से 17, 15 to 17, only 3 sections are there, only 3 sections are there, only 3, 15, 16, 17। कभी मैं ऐसे ही बोल दूं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स, आप एकदम से समझेंगे सर सैलरी की बात कर रहे हैं, मगर तुझे कैसे बताओ, मैं तो बताया ही नहीं। जैसे कि आप एडवोकेट्स को देखते हैं फाइट करते हो अकॉर्डिंग टू ये धारा, अकॉर्डिंग 302, 307, तो ये अब है, ये गोलियों की तरह चल रहा है, जज को तो समझा रहा है, वो भी बंदा उसी उसी कैटेगरी तो है। अकॉर्डिंग टू आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो चलते हैं, दिखा होगा बुक्स में, आईपीसी अकॉर्डिंग धारा 303 चलते हैं इंग्लिश में चलने लग जाए फिर तो डर जाए, ये क्या बोली जा रहा है, हमें तो ऊपर से जा रहा है, पर मजा आ रहा है देख के अक्षय कुमार को, हाँ ठीक कर रहा है, हम लोग मजे वाले हैं। और जो वकील बैठा होगा वो कहेगा उस पे, ये मेरे अम्मा कोर्ट में ही थे, तो वीआरएस उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो बैठे और देख रहे होते, मैं क्या बड़ी धारा बोल रहे हैं, कौन कौन सी, कहते इसकी है, लड़ाई की है, ये पर्चे की है, फलाने की है, ये कत्ल की है, ठीक है, ये लड़ाई चोरी छपे की है, ये तंग करने की है, मतलब इतनी सारी धारा। अब होता है ना, जब बंदे को पकड़ने लगे हैं तो इस पे केस लगा दो, ना एक ना लगाओ इसने मुझे मारा, ना ना इसने गालियां भी दी हैं, मारा भी है, गंदा भी बोला है, मेरे माँ बाप को गंदा बोला है, सबको इकट्ठे बता दो 4-5 केस लेके, ठीक है ना। अल्लाह कहता है एक केस में छूटेगा दूसरी धारा, दूसरे का फाइन, तीसरे का फाइन, सबकी अपनी अपनी सजा है, अपनी अपनी अमाउंट इन फाइन है। तो सेम यहाँ पे है, सेक्शन क्लियर करेगा 15 इज द चार्जिंग सेक्शन। एक वर्ड बोलूंगा मैं, क्या, चार्जिंग। चार्जिंग मींस करना जो पावर देगा, मैं आपसे लड़ने लग जाऊं जी, आप सिंपल सी बात है, कॉमन बात है, आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, लाइट क्रॉस कर दिया आपने, रेड लाइट पुलिस वाले रोक लिया, चलान है या पैसे लेगा, आप उससे लड़ने लग गए, कहाँ लिखा है रेड लाइट पे चलान है, पहले तो पूछने में दिक्कत आती है, क्या थप्पड़ लगाएगा तो साले तू बाहर आ, पहले इधर आ, चलान है, मैं कहाँ लिखा है, मैं पूछूंगा नहीं, वो कहेगा जी ट्रैफिक रूल्स में लिखा है, मैं ट्रैफिक रूल के एक्ट में लिखा है, 19 समथिंग समथिंग एक्ट है, उसमें आपको कहा उसमें कहाँ लिखा है, आप पूछ सकते हैं, आपके पावर है। वो कहता है इतना बिल्ला मैं नहीं हूँ, तेरे पास गूगल है या मोबाइल है, उस पर सर्च मारे कौन से एक्ट कौन से सब क्लॉज में है, मैं कहूँ सेक्शन 15 में है, जिसने ये पावर दी, एक्ट ने आपको पावर दी, अगर कोई ये करेगा वो लायबल है, वरना आपको, आप तो कहोगे मैं तो मानता नहीं, आपने मुझसे पूछा लॉ बनाते हुए क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, नहीं नहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, इट्स अ बाइंडिंग ऑन ऑल, सबके ऊपर बाइंडिंग है। इनकम टैक्स सरकार ने कहा इतना चलो पैसा सबको माफ कर दो, इसके ऊपर टैक्स लो, आप कहते हैं ऐसा क्यों रखा, आपसे थोड़ा पूछा जाएगा, 133 करोड़ है, सबसे सलाह लगे हो गया, फिर तो आज इनकम टैक्स नहीं आएगा, तो कैसे पूछेंगे, तो सबसे सलाह लेकर नहीं, बाइंडिंग ऑन ऑल है, इट्स अ एक्ट, सेम सेक्शन 15, 16 एंड 17। हाँ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डीप बताऊंगा, 15 में बात करेगी चार्जिंग सेक्शन, 16 में बात करेगी डिडक्शंस, 17 में बात करेगी पर्क्स, कल बोल रहे थे अपना पर्क्स, अलाउंसेस आर डिफरेंट थिंग,
अलाउंस का डिफरेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी। इसके सेक्शन देखिए, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक्शन 22 से 27, ये 22 से 27 बात करता है जी। पहला सेक्शन हमेशा युवराज चार्जिंग सेक्शन, जो पावर देगा, जो कहेगा हाउस प्रॉपर्टी। आप पूछेंगे सर कहाँ लिखा है कि टैक्स लगेगा, मैंने 2-3 बातें करी कि हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ नंबर 1 देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन घर तो हो, पहली कंडीशन बेसिक, मैं बिजनेस प्रॉपर्टी है, इसको किराए पे देके पैसा कमाऊं, इट्स नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। इट्स नॉट हाउस प्रॉपर्टी, रहने के लिए तो हो। आप कहते मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो कोई भी रही जा, मैं तो लोग सड़क पे रहते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, द असेसी, एक वर्ड बोला मैंने, क्या? असेसी। असेसी, इसको वो असेसमेंट से बना असेसी। असेसी उस बंदे को बोलते हैं जो टैक्स देने के लिए लायबल है, जिसके पास पैन कार्ड है। पैन कार्ड है तो आपको एक रास्ते में आ गए ना आप लोग, बिना पैन कार्ड के तो रिटर्न जाएगी नहीं। इफ यू हैव द पैन कार्ड देन यू शुड बी असेसी। हाँ, असेसी बनकर टैक्स देना ना देना वो डिफरेंट चीज है। मेरी इनकम ही 2 लाख है, मेरी इनकम ही 150 है, अब मैं पैन कार्ड है, असेसी भी हूं, पर टैक्स नहीं देता। जैसे कि थ्योरी क्वेश्चन है बीकॉम में आता है कई बार, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्संस आर नॉट असेसी। ये लाइन आती है, ऑल असेसी पर्सन तो होंगी। आपने पैन कार्ड लिया, इंडिविजुअल अचीव कुछ तो होगा आपके पास, वो कल बताया था फोर्थ लेटर, कुछ तो होगा, पर ऑल पर्संस आर नॉट। मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरे मिसिज है मान लीजिए, उनको इनकम नहीं है, उनके पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो जरूरी थोड़ा पैन कार्ड हो, पर आजकल इतना ज्यादा मैंडेटरी हो गया तो सबके पास है। कोई बैंक जाते हैं हम लोग, बड़े अपडेटेड हैं, पर कहीं क्या पैन कार्ड के बिना काम खड़ जाएगा क्या? नहीं चलाइए सर, आप पैसा यूज करते हैं, कैश में यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट फिर भी बताना जरूरी है। तो सेक्शन 22 से 27 लास्ट सारी बातें जो होनी है इन्हीं सेक्शनों के अंदर हो जाएंगी। सबसे मेन सेक्शन आइएगा पीजीबीपी, सेक्शन 28 से लिखिएगा 44, सबसे ज्यादा 28 से 44 सबसे ज्यादा मेन लास्ट सेक्शन है 44, जिसमें हम मेन तो सीए का सेक्शन है सबसे बड़ा, जिसमें हम ऑडिट बोलते हैं वर्ड। ये एक सीए के पास जो मेन पावर है वो है हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, तभी बचे हुए यहाँ थोड़ा, कि पूरे हिंदुस्तान में आपके इनकम टैक्स की बुक्स को ऑडिट करने की पावर सिर्फ एक बंदे के पास है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और किसी के पास नहीं है। कोई सीएमए, सीएस, प्रधानमंत्री, मैं कहना एमबीए, आईआरएस, एएस कोई ले आओ, किसी के पास नहीं, सिर्फ किसके पास है? सीए के पास। तो जो सेक्शन है 44 ए बी, इसका क्या नाम है? 44 बता रहा हूँ, उसके आगे भी ना 44 एफ नहीं, 44 है 44 ए बी। फिर आप पढ़ेंगे एडी, जो मैं कल बता रहा था, मैं अपने रिटर्न भरता हूँ एडीए में, और पूरा डीप डिस्कशन आपको समरी में बताऊंगा क्या कारण है। देखो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं पहले बता दूं डे 1 से, जब रिजल्ट आ जाएगा थोड़े और मैं भी कल क्लियर हो जाऊंगा, फिर बड़ा तरीके से लेके चलेंगे। हमें भी ये तो डेमो टाइप है, मजे दे रहे हैं, ठीक है, तब मजे और आएंगे कि हाँ भाई वाकई बात किस लेवल की है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, इन चीजों को, सब्जेक्ट्स को कैसे देखा जाएगा। अकाउंट्स फिर भी कहीं ना कहीं फैमिलियर रहता है, बिकॉज 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक लगता है कि हाँ यार वही तो होता है। हाँ, किंतु परंतु कंसेप्ट 10-20% नहीं आ जाएगा, ये बिल्कुल नई चीज आपके लिए। लॉ काफी अच्छे लेवल पे आ जाएगा, ये कॉर्पोरेट लॉ जो आएगा या कंपनी लॉ जैसा होगा, आपको डिफरेंस फील होगा। पहले पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, थोड़ा थोड़ा कंपनी का बेसिक पढ़ लिया आप लोगों ने, वो तो उसको अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं आया। कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और ऊपर से मेरा मानना ये है आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा और उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपके, क्योंकि ये ऐसे जब नया सब्जेक्ट शुरू होता है ना, उससे दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं। क्या उसको स्टार्टिंग से इस लेवल का सीखो कि उसमें नंबर सबसे हाईएस्ट है। अब जो चीज डल है हमारी, मुझे मैथ नहीं आता, वो खत्म हो गया, अब दोबारा आने ही नहीं है, क्यों खत्म करना, उसको खत्म करिए। अब नया सब्जेक्ट है, इसको अभी प्री नर्सरी क्लास है, दोबारा पढ़ने का मौका है। मैं 10th तक ठीक ठीक था, +1 में आया अकाउंट्स, लगा मजा आया, वो बढ़ा के रख दिया, पहली फर्स्ट आई, 10th तक कभी फर्स्ट ही नहीं आए, मौका था अपन ग्रैब कर लिया, मौका था। सेम दोबारा मौका मिल रहा है आपको पढ़ने का कि कॉस्टिंग ऐसा सर, अब तो टारगेट लग गया 98 वाला, कि क्यों नहीं आते जी, मैडम की बुक पढ़ के उस बच्चे के हैं नॉर्मल यहाँ पढ़ कर आए हैं, तो क्या दिक्कत है? अकाउंट्स में 95 आए हैं, और उतने जितने ज्यादा नंबर अक्षय उतना बोथ थ्रू आपके पास है, दिक्कत ही नहीं। कि आपके सामने लाइव एग्जांपल होंगे कि यार मिनट में करके पता ही नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें विश्वास था पता जब हम कर जाएंगे, ये दूसरे तो करिए सर, अपनी बात अपनी करो। और उनको भी नहीं पता था, मैं उनको समझा रहा हूँ, उनके पुराने वालों की, देखो ये तीनों पास करके उनके सामने फंक्शन रखा गया, सर ये तो कर गए जी, बात तो हमारी है। तो हर बैच का ये ट्रेंड है, बट उनको रिजल्ट देके हम क्लियर हो गए यार, बिल्कुल ठीक है,
आ सकते हैं, इतने हाईएस्ट नंबर आए हैं तो इससे ज्यादा भी आएंगे। 591 पे रैंक मुड़ा है, कल बता रहा हूँ मैं आपको, 591 पे, लड़की के 584 है, तो हमने ध्यान नहीं कि 7 नंबर से रैंक भी आ जाता। तो ऑल इंडिया रैंक में, इंडिया नॉट नॉर्थ है, ट्राई सिटी में लड़की का 4th रैंक है, अगर आपने मेरा स्टेटस देखा हो कल, उसका 4th रैंक है। आईसीए ने बल्कि कल बुलाया उसको, फोन करके प्राइज वगैरह दिया श्रुति को। तो कुछ जरूरी नहीं है, बस चीज ये है कि जितनी पढ़ी उसको किस थॉट से और किस लेवल पे लेके चल रहे हैं कि हाँ यार इतना डीप हो सकता है क्या। हम लाइट लेके सोचे तो लाइट है चीज, ज्यादा डीप सोचे तो डीप भी, और जहां चाहिए वहां फील कराओ। डन। अगला लिखिएगा कैपिटल गेन, ये भी सेक्शन जो ज्यादा रखता है, ये बेचारा स्टार्ट होता है 45 से लेके 55 तक, 55 45 से 55, 10-11 सेक्शंस हैं, पर इसके अंदर काफी हो जाते हैं। बच्चों को लगता है तो ठीक लग रहा है, उसके 3 ही तो हैं, इसके इतने हैं, तो अंदर अंदर सब सेक्शन होते हैं। ठीक, लास्ट इज द अदर सोर्स। ये बेचारा अगर वहां उसने छोड़ा, अगर हमने देखा हो, ये 56 से स्टार्ट होके 58 या 59 में भी, पर मैं 58 रखता हूँ मोस्टली, 58 ज्यादा नहीं है, ये छोटा चैप्टर भी है, दिख भी रहा है। हाउस प्रॉपर्टी छोटा है, अदर सोर्स छोटा है, आप करेंगे मेरे को बड़ा मजा आएगा कि सर तो चैप्टर अच्छे भी हैं, और स्पीड देखना, आपको तो कहेंगे नया सब्जेक्ट है और मजा आएगा। चैप्टर बड़े हैं, सैलरी का सेक्शन कम है पर चैप्टर बड़ा है। पीजीवीपी तो सेक्शन ही पता चल रहा है, ये काफी ज्यादा है डीपली, और कैपिटल गेन। तो ये 5 एड्स अगर आप देख रहे हो, 15 से 17, फिर आया 22 से 27, वो बीच में नहीं है, हाँ है नहीं, वो अलग अलग सेक्शन चल रही, बच्चे डाउट आता है वो कहाँ खा गए सर, वो खा नहीं गए, तो है नहीं इसके अंदर। 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी की बातें हुई, 28 से 44 हुई, 45 से 55 हुई, 56 से 58। फिर इसके बाद और चलते हैं, काफी ज्यादा हमें पढ़ने नहीं, हमें मेन पढ़ाए जाएंगे। जैसे डिडक्शन, मैं कल बात कर रहा था एक वर्ड की, डिडक्शन स्टार्ट ही किस सेक्शन से होती है, जो जर्नल होती है। 2 तरह की डिडक्शन है, एक चैप्टर वाली, एक चैप्टर के अंदर आएंगी, ये चैप्टर इतनी डिडक्शन देता है, ये चैप्टर इतनी देता है। एक ओवरऑल सारी इनकम में से, वो स्टार्ट होती है 80 सेक्शन से, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80D, 80DD, मेडिकल क्लेम वाली मोस्टली वो चलेंगी। कहीं पढ़ेंगे भी आप लोग, कहीं मार्केट में कभी सुना हो कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम लीजिए, हेल्थ प्रीमियम लीजिए, बोलते हैं आपको 80D में रिडक्शन मिल जाएगी, 80DD में मिल जाएगी, तब तो हमें पता नहीं चलता क्या बोल रहा है 80D या 80C। जैसे आप LIC कराते हैं, मोस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट सुना होगा लड़कियों के नाम पे, बाय बर्थ लड़कियों के नाम पे बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन होता है, 21 साल तक आप उसमें पैसे जमा करा सकते हैं। 21 के बाद वो शादियों के टाइम पे मोस्टली होता है, पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। जितना पैसा आप उसमें जमा कराएंगे, मैक्सिमम इज द 1.5 लाख, ये भी सारा उठा के डाल देंगे, मैक्सिमम इज द 1.5 लाख, 1,50,000। उतने रुपए की आपको इनकम में से क्या मिलेगी नीचे जाके, डिडक्शन। मान लो मेरी इनकम 6 लाख है, उसमें से मैं 1.5 तो इन्वेस्ट कर चुका, तो सरकार कहती हमारे अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करो, फलानी फलानी जगह पे बहुत चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, यहाँ यहाँ करो, यहाँ यहाँ करो। NSC नाम सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, किसान विकास पत्र KVP, ठीक है ना, ऐसे बहुत है। PPF नाम सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट बात करेंगे इसकी, 3-4 तरह के फंड है। SPF स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, जिसके घर में कोई सरकारी एम्प्लॉय हो तो घर जाके पूछना, उनका होगा GPF, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। वैसे उसका नाम SPF है, पर वो बोलते GPF है कि उनको मजा आता है कि हम सरकारी है तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। मेरे मम्मा को पूछोगे GPF, मेरे GPF में इतने पैसे हैं, मैं क्या है, तो वो SPF है। स्टैचुरी सरकारी, स्टैचुरी से है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, बोली जा रहे हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय को पूछो, घर में कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसको पूछना कि तेरे RPF में कितने पैसे हैं, तो पूछेंगे तुझे क्या हो गया, ये पैसे पूछने मेरे। तो RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो आप EPF बोलते थे +2 में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते थे, व्हाट डिफरेंट थिंग। तो उसी में URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बच्चे का डाउट आया ये कैसे पता चलता है सर रिकॉग्नाइज्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड है, कुछ नहीं, छोटी सी पॉइंट है, रॉकेट साइंस नहीं है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नाम सुना हुआ है, पावर है बंदे की, पोस्ट है। जिस फंड को वो अप्रूव कर देता है, इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जिस फंड को अप्रूव नहीं करता, इट्स अ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, और कुछ नहीं। ये कुछ कंप्लायंसेस हैं लॉ के। अगर मेरे पास 20 से ज्यादा लोग काम करेंगे मेरे अंडर, 20-50 से लोग ज्यादा काम करेंगे, तो वहां मुझे प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना जरूरी है। फिर मेरे फंड को अगर कमिश्नर अप्रूव कर देगा तो इट्स RPF, वरना इट्स URPF, ऐसी चीजें हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेरा भी है, जबकि मैं किसी नौकरी में नहीं। नौकरी में 2 लोग हैं, सरकारी या प्राइवेट। प्राइवेट वालों का RPF या URPF, सरकारी वालों का SPF। हम कहाँ जाएं, सेविंग तो हमने भी करनी है, आप जाइए PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मेरा है, धीरे सर का है, मिसिस का है,
ठीक है, मदर का है, फादर का, मदर के तो 2 हो गए। एसपीएफ हो गया ड्यूटी के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, और पीपीएफ होगा उनका पर्सनल, आप भी कर सकते हैं सेविंग को। पर मैक्सिमम लिमिट सरकार ने कहा, ये नहीं कि जितने पैसे हैं आप तो फिर टैक्स बचाने के चक्कर में सारे पैसे सेव कर लेंगी, तो मैक्सिमम इज द 1,50,000 इंक्लूडिंग ऑल फंड्स। तो उनका फिर 150 तो वहीं कवर हो जाता है एसपीएफ में, तो 5-6 हजार बचता है, यहाँ कवर कर लेती हैं कि जितना टैक्स बचा सकते हैं बचा लीजिए। सरकार कहती है पर हमारे अकॉर्डिंग सोचो, यहाँ पैसे कराओ, एफडी कराओ। मैं क्या, एफडी तो बढ़िया चीज है, ब्याज मिलता है, पर कितने सालों के लिए मिनिमम, हमें तो फायदा कुछ है। सरकार के पास 5 साल की एफडी कराओ, मतलब 5 साल आएंगे नहीं बैंक, आपके 5 साल से हम कमाएंगे। आपका 6% पे ब्याज लेके 12 पे लोगों को देना है, तभी कुछ छोड़ेंगे आपको। अगर हमारा फायदा होगा तभी आपको कुछ करूंगा, अपना पेट नहीं भरा तुझे कैसे खिला दूं, पहले खुद खाऊंगा। तो सरकार ने दोनों का सोचा। मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, सोचा कि नहीं सोचा आपके लिए कि आप मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, खर्चा आप करेंगे, 20-25 हजार रुपए साल के पूरे परिवार के मेडिकल के देंगे, पर उसका फायदा भी आपको है। कल को कोई हो गया, दिक्कत आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 10-12 लाख का कवर है। अब आम रूटीन बंदे के पास कहाँ 10-12 लाख है, तो अल्लाह कहता है तुझे कंपनी पे करेगी, तू तो सेफ हो गया, मुझे चिंता होगी 25 खर्चा हो गया, मैं टेंशन ना ले। जो तू 25,000 दे रहा है अपने परिवार का, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एनी ना मेडिक्लेम कुछ भी, उसका हम तेरी इनकम से क्या कर देंगे, माइनस। अगर इनकम कम होगी तो टैक्स भी। तो सरकार ने बहुत चीज सोची। एटीजी बड़ा कॉमन सेक्शन में आपको पहले बताया था एनपीओ पढ़ाते हुए, डोनेशन। मंदिर गुरुद्वारों में बोर्ड लगा होता है कि आपके द्वारा दिया गया दान इनकम में आयकर विभाग में 80G में आधारित है, हिंदी में, या ऑल डोनेशंस गिवन बाय यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब मैंने कहा था माता मनसा देवी जो आप जाते हैं, गुल्लक में मत वैसे डालिएगा, वो भी डाल दीजिए चलो। तो बाहर आके जब आप बैक गेट से आते हैं तो एक कंप्यूटर रूम सा बना हुआ है उनका, कभी देखा हो आप, जो मंदिर रजिस्टर्ड होंगे, ये नहीं कल को गली मोहल्ले के मंदिर में चले जाओ पैसे लेके, चाहे वहां 10 की पर्ची दे देना, ज्यादा ना देना, फिर दिक्कत आ जाएगी, हमें तो चेक करना है। 10 के रुपए देके क्या पर्ची निकाल दे, पहले तो देखेगा आपको 2 बार कि 10 की लेके पर्ची भी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको उधर प्रिंटर निकालना है, कौन सा हाथ से करके देनी है, गुप्त दान। पर्ची जब लेंगे उसके नीचे एक स्टार मार्क किया होगा, ऑल डोनेशंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G। जितने आपके बड़े धर्म स्थल हैं, माता वैष्णो देवी हो गया, हरमंदिर साहब हो गया, गुरुद्वारा दरबार साहब हो गया, माता मनसा देवी हो गया, माता नैना देवी श्राइन बोर्ड, जितने बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, वो सारे रजिस्टर्ड हैं। 80G में उनमें दान दिया गया, आपको फायदा होगा। तब आप पढ़ते थे +1 में चैरिटी, आप तो लिख देते थे 2 प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चैरिटी जितनी मर्जी। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब गलत है। आप किसी मंदिर गुरुद्वारे गली मोहल्ले में गए, 2 लाख रुपए दिया है, किसने देखा आपको, क्या प्रूफ है जी, एक छोटी सी पर्ची लेके आगे लाल पीलंग की, तो हम थोड़ा उसको मानते हैं। दान देने ना, तो ऐसे मंदिर गुरुद्वारे को दीजिए जो क्या खुद क्या हो, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स में, उनके ऊपर जांच कंज है, वो तुझे पर्ची दें, फिर उसमें भी तुझे बताएंगे कितना माफ है कितना नहीं, फिर तेरी इनकम से वो डिडक्शन क्या करिएगी, ऐसे थोड़ा कि पीएनएल में गए 2 चैरिटी जो मर्जी लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अब हर चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि कहाँ तक अब लाइफ में अब आपकी आंखें ज्यादा खुली रहेंगी, हर जगह मेरी बातों को सुन के रह करेंगे, हाँ सर ने कहा था देखो लिखा है ATG। यहाँ दाम जा उस बिल को, जब आप कोई ऑफिस में जाएंगे तो कहीं पर्चियां देखेंगे, मैं टैली कर रहा है बंदे की एंट्रियां कर रहा, वहाँ गौशाला की स्लिप्स पड़ी, जो चारा चूरा डालते होंगे वहां जाके ऊपर देते रहते हैं दान, 100-200 रुपए, बर्थडे पे दिया 5,000 रुपए, तो वहां पे भी वो जो गौशाला थी जो भी था, वो क्या थी, गौधाम, वो कवर्ड था 80G। मैं अपने सीए के पूछ रहा हूँ, मैं क्या ये लिखना है क्या, ये चैरिटी पेन लगता है ना, इसकी डिडक्शन मिलेगी 80G। तब हमें पता चला। तो बहुत चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से सीखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि दुकानदार कभी जाए, छोटे मोटे दुकानदारों के पास जीएसटी वाले, उन्हें एक बोर्ड लगाया होता है कॉम्पोजिशन डीलर, आज के बाद आंखें खुली रखना, किसी दुकान पे जाओ तो एक वर्ड मिलेगा लिखा हुआ कॉम्पोजिशन डीलर, वो होते हैं छोटे व्यापारी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ऐसी बात नहीं है रजिस्टर्ड हैं, वो मंथली रिटर्न नहीं भरते, वो साल में क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। तो कितने रिटर्न देते हैं वो, और उनको वो लिखना तेजस मैंडेटरी है बोर्ड के बाहर। और एक और चीज सुनना, उनसे जब बिल लेंगे, बिल तो वो भी देंगे, उस बिल के ऊपर स्पेशल लिखा होगा कॉम्पोजिशन डीलर, ये मैंडेटरी है वरना केस है उसके ऊपर, कॉम्पोजिशन डीलर, और लिखा होगा वी आर नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, वो छोटे व्यापारी हैं।
वो छोटे व्यापारी हैं, उनको मैंडेटरी है दुकान पे लिखना, अपने ग्लो साइन बोर्ड पे लिखना कि वी आर कंपोजिशन डीलर्स, वी आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। और आपसे वो टैक्स ले जाए, हमें क्या पता है, तो फंस जाते हैं। तो बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जीएसटी नंबर कितने डिजिट का है? 15। 10 का पैन है, 10 का पैन नंबर है, 15 डिजिट का है। अब डीपली आज कभी जाके फिर देखना। अब 15 डिजिट कैसे हर दुकान के बाहर लिखे होते हैं? पहले 2 कोड है स्टेट कोड, या 01 जम्मू, 03 पंजाब, 05 हरियाणा, 07 दिल्ली, 07 हो गया, एंड तक है, कन्याकुमारी तक, लास्ट तक जाएंगे। अगले 10 डिजिट कॉपी पेस्ट पैन, अगले 10, तभी बोलते हैं जीएसटी नंबर इज अ पैन बेस्ड नंबर, एक ही बंदे का एक होगा। अब मेरा जीएसटी नंबर मैं लेना है, अपना लेना है, चाहे मेरी 10 फ्रेंचाइजिंग है, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, दिल्ली, उसके अगले 2 डिजिट चेंज होते जाएंगे, बीच के 10 डिजिट वो तो साहिल गोल की है, कोई BDW जो कल लिखा था मैं, PG 337 R, वो तो सेम ही रहेगा मेरा, लिखा हुआ है ये रहा, वो तो मेरा सेम ही रहेगा। तो पता होना चाहिए 10 डिजिट सेम रहेंगे। लास्ट के 3 और रैंडम दिए हैं सरकार ने, जैसे करेक्टर रूटर होते हैं, 1 to Z, 3 to 1 दे दिया, 3 to A दे दिया, कुछ भी ऐसा रैंडम बना दिया, वो रैंडम चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 15 डिजिट कैसे बनेगा। वो इतनी चीजें बेसिक मिलेंगी। यार बंदा आ गया था जी, मेरी रिटर्न भर दो, मेरी जो पंजाब के, मैं सारे नंबर होता है दिल्ली का, तुझे कैसे पता चल गया? फ्री बात, मैं 07 बोल रहा है, 07 बोल रहा है। तो सारी चीजें डीप डिस्कशन कितनी है इसकी, तो वो चैप्टर को अगर समझेंगे तो बहुत डीप जाने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट था प्रीवियस ईयर, और कौन सा था? असेसमेंट। ये तो बड़ा चलने वाला है, हर क्वेश्चन में लिखा होगा भी मेरे पीडीएफ में भी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर। बच्चा कहता है असेसमेंट ईयर, तो आप दिमाग लगाइए, मैं प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, एक साल बैक आ जाइए। सर कल आप कह रहे थे कुछ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन लोगों को हमने अगला साल वेट करना नहीं दिया, उनको कहा आप टैक्स अभी दीजिए, इसी साल दीजिए, वो कौन लोग हैं? मैं थोड़ा सा सर्कल करके लिखने की कोशिश करता हूं। लिखिए नंबर 1, शेपिंग बिजनेस ऑफ NR, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा बुक से जरा। नंबर 1 एक्सेप्शन है, जिनका टैक्स युवराज कब लिया जाएगा? उसी साल, सिंपल वर्ड में, जिस साल पैसा कमाया, नॉट वेट करेंगे आपकी। नंबर 1 शिपिंग बिजनेस ऑफ NR, फुल फॉर्म सुनो, नॉन रेजिडेंट बोलते नहीं, NRI। हाँ, यहाँ खुश होते हैं, देखिए मतलब NRI आया, बाहर से आया गोरा, ठीक है ना? तो NR डॉलर आ गया, तो नॉन रेजिडेंट। अब दिमाग लगाओ, किसको अगला साल क्यों नहीं मौका देंगे? USA से शिप आया इंडिया में, कार्गो छोड़ने, सामान छोड़ने, डॉक चार्जेस वगैरह, उसने सामान लोड किया, हम जैसे लोगों ने ऑर्डर किया, यहाँ से बैठ के Amazon.in और .com, पता है आपको, 2 है, इन इंडिया है, .com फॉरेन का है, बाहर से गुड्स आते हैं। तो मैंने यहाँ ऑर्डर कर दिया, सामान आया, मैंने तो टैक्स दे दिया, कार्गो वाले तो बड़े पैसे कमाए, हिंदुस्तान पोर्ट पे आके रुका, सोचो, मुंबई पोर्ट पे आया, उसने सामान लोड किया, अनलोड किया, खत्म, वो वापस जाने लगा, आप तभी बाजू पकड़ी, छोटे बैठ जा, कहते क्या हो गया? मैं आप इंडिया आए? हाँ जी आए। मैं इंडिया से पैसा कमाया, कैरेज, हाँ जी कमाया। मैं टैक्स, तो कोई भी आएगा इंडिया आएगा, पैसा कमा के बाय बाय करके चला जाएगा हाथ हिला के, मैं अपने को टैक्स, वो कहता कोई नहीं मैं अगली बार आता हूँ। क्या आप हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं? तो कॉमन सेंस का पॉइंट है कि हिंदुस्तानी विश्वास करे मैं अगली बार आता हूँ, तो साले आएगा ही नहीं, मुझे पता है। आप एक बार चले गए और दोबारा नहीं। हाँ, उसको एक काम कर सकते हैं, वो बहाना क्या मारेगा कि मेरे पास टैक्स अरेंजमेंट्स नहीं है, पैसा नहीं है, मैं एकदम से सोच के नहीं आया कि टैक्स देना पड़ेगा, देन वी हैव द ऑप्शंस। उसको कह सकते हैं आप कोई अरेंजमेंट करके जाइए इंडिया, आपको कोई जानकार दोस्त मित्र इंडिया में होगा, कोई लीगल एक्टिव वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके नाम पे यहाँ बुकिंग तो करता होगा, सीधा थोड़ा यूएसए बुकिंग होती है, कोई तेरा नाम के एजेंट यहाँ होगा जो संभालता होगा तेरे बिजनेस को। जैसे गूगल तो बाहर है, इंडिया में गूगल का कौन बैठा रखा है? CEO सूरज पिचाई, वो तभी तो बैठा रखा है। कल को कोई दिक्कत आ गई, सीधा यूएसए तो फोन मारेंगे। तो इधर तू देख, इंडिया को तू हैंडल कर रहा है, इतना बड़ा इंडिया सुबह उठते गूगल पे बैठ जाता है करने, तो उस पे वो आप देख क्या तेरा सीन है क्या नहीं, तुझे इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं, एक दिन की 3-3 करोड़ रुपए, एक दिन की बोल रहा हूँ, हाँ, उसको क्यों दे रहे हैं? सुबह उठ के दिमाग भी तरह चल रहा है, तो दिमाग लगा क्या नया कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। सेम चीज यहाँ पे शिपिंग बिजनेस, शिपिंग ऑफ NR है ही बाहर वाले का, इंडिया का तो है ही नहीं, और वो इंडिया आता है,
तो भाई तुझे अगला मौका नहीं, यू हैव टू पे टैक्स ऑन द सेम टाइम, या फिर अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ अपॉइंट कर जो अश्योरेंस दे सर इसको जाने दीजिए मैं टैक्स पे कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ बच्चों के एग्जांपल देता हूँ, आपका चलान हो जाता है, जब आपने गाड़ी ठोक दी, मोस्टली कॉमन सेंस तो वही होता है जो बच्चे चला रहे होते हैं की बात, गाड़ी ठोक दी, आप घबरा गए, आपने घर पे फोन मारना है, पापा आपके फादर आए, तू चल, तू क्यों खड़ा है, तेरा तो मैटर ही नहीं, तू खड़ा रहेगा वैसे वहीं चला के केस बढ़ जाए, तू चल मैं निबेड़ लूंगा। पर वो उसने तभी जाने दिया आपको अगर आपके फादर, यहाँ भी वो निबेड़ेंगे, ये तो जाने दे, इसका क्या कंसर्न है, उन्हीं खामखा 2 बंदे देख के पुलिस वाले आएंगे, वो बच्चे के नाम पे वही चमल जाएंगे, वैसे ही नहीं है तो बैठ यार अपन निबेड़ते हैं। सेम यहाँ पे शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। दूसरा पॉइंट ऐसे ही मिलता जुलता, पर्सन लिविंग, लिविंग रहना नहीं छोड़ना, LEAVING, लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लिविंग, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं परमानेंटली, तो मेक श्योर दैट यू हैव क्लियर योर ऑल ड्यूज। इधर लोगों का पैसा नहीं दिया, फिर लोगों को एग्जांपल याद आई, इतना ही सुनते ही फटाफट सर विजय माल्या वो साला भी तो भाग गया है, तो इसे बोलते हैं ना वो साला भी तो भाग गया। मैं क्या छोटे वीर, उसने टैक्स का घपला नहीं करा, बैंक्स का किया, मैंने आपका ठेका नहीं लिया, मैंने किसी बच्चे से फीस लेनी थी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, दिल्ली सर पढ़ाते हैं, अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ, मैंने अकाउंट्स की ले ली, दिल्ली सर कहते हैं चंगा बंदा है, मैं कहा मैंने थोड़ा ठेका लिया, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैंने अकाउंट्स की ले ली, तो इकोनॉमिक्स की ले लियो। अब ये सिस्टम फॉलो हो गया, कहता कोई बात नहीं, कल को मेरे पास भी आएगा वो, इकोनॉमिक्स की ले ली थी, इकोनॉमिक्स की ले ली। तो हमने देखना है कि जिम्मेवारी किसकी है। अब सरकार कहे कि आपने जाने क्यों दिया, उसने बैंक के पैसे नहीं दिए, मैं किसके नहीं दिए, हम कौन लोग हैं, इनकम टैक्स वाले, हमें क्या लिंक है, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जाके निबेड़ो, तुम जाके चढ़ो अपने एयरपोर्ट वालों पे कि उसका वीजा क्यों लगाया, उसको क्यों जाने दिया, मेरा कंसर्न जिससे होगा मैं उससे जाऊंगा, नीचे लड़ाई हो रही मैं खामखा पीछे लड़ जाऊंगा, मैंने देखा दूर से अक्षित खड़ा है फिर भागा जाऊंगा, इस साल इसका क्या सीन हो गया, अपना बंदा तभी जाएंगे, वरना दूर से करके मार मार थोड़ा लड़ी ले। तो वही बात मैं दूर से कर देख रहा अच्छी बड़ी बैच चल रही, कहता मैं वहां गया तब जाकर लड़ाई शुरू हुई, ऐसे पहले साथ वही लड़ रहे आपस में, तू पागल, कहता यार मजा ही नहीं आया, मैं वहां गया तो जाके लड़ाई शुरू हुई, वही सीन यहाँ पे है। सरकार मैं ना गली के खड़े दिन बात चल रही, किसी घर में क्लेश हो रहा, उसे इन लॉज आके बैठे हुए बात चल रही, किसी हम ऐसी मजाक करे बाहर खड़े, तो लड़ रहे आपस में मियाँ बीबी के चक्कर में कि वो उसकी नहीं बनती फलाने की बनती, कहता है यार वो तो अच्छा भला निबेड़ रहे थे, बसाने की बात कर रहे थे, लड़की बसा लो, मैं वहां गया तब जाके तलाक की बात शुरू हुई। कहता नहीं तो निबेड़ ही देते, वो करी जा रही लड़की रखनी है, लड़की वाले भी कहे लड़की रखनी है, हाँ नेगेटिव बंदे को, कहता मैं वहां गया तब जाके तलाक की बात शुरू हुई, ऐसे थोड़ा बसाना होता है, लड़ाई हुई तो पूरी हो। तो हमने कहा लीव इंडिया, कि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो मैंने अपने ड्यूज देखने हैं ना कि आपके, कि मैं तो फिर कहूंगा जिस बंदे का कहीं और भी पैसा देना होगा, छोटे मोटे पैसे भी इसे देने होंगे, नहीं हम अपनी बात करेंगे, हमने एज अ इनकम टैक्स आपके ड्यूज देखने, नॉट ऑल ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, ये आप क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एओपी शॉर्ट फॉर्म का तो आप सुन चुके वर्ड, हाँ एसोसिएशन ऑफ क्या है, पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड, एओपी बीओआई formed for a particular event, AOP BOI formed for a particular event। अब दिमाग लगाओ, बड़ी प्यारी एग्जांपल है, हम सारे बैठे हैं, मैं कभी दिल्ली एग्जीबिशन लगनी है तो वहां पे आप सामान लेके चलते हैं, वहां जाके अपना सामान बेचते हैं, हम किसी को जानते जुनते नहीं, आपस में बैठे हैं, एक एओपी बनाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पर्संस, इंडिविजुअल है तो बीओआई बना लेते हैं, मैं सब लोग 1-1 लाख रुपए डालो, जैसे कि ना मौके पे काम करते हैं लोग, जैसे पूरा परमानेंट काम नहीं होता उनका, वो टेम्परेरी, दिवाली आई तो पटाखे लगा लिए, होली आई तो रंग लगा लिए, ठीक है ना, हर तरह का काम 9 सेक्टर में बड़ी एग्जीबिशन लगती है, अगले को पता 3 दिन का काम है, पैसे कमाओ और खा भी लो, नॉर्मल लाइफ है, अपनी एज के बंदे होते हैं वो। स्टार्टअप्स हैं छोटे छोटे, दिल्ली का हिमालय आई और बेचना शुरू कर दिया, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जी की ड्रेस लगा ली, अब ड्रेस हमें भी पता 100 रुपए की आती है, 350 की बेचते हैं, ठीक है ना, पर उनका इनिशिएटिव है, काम लिया, हम सबने 1 लाख इकट्ठा करा, हम 10-12 लोग थे, 12 लाख इकट्ठे हुए, कुछ सामान परचेज किया है, सही रैंडम सा, और राजस्थानी कोई ऐसा सेल जो नहीं मिलता लोकली, दिल्ली गए एग्जीबिशन लगाई, अच्छे वाले पैसे कमाए जी 18 लाख रुपए, 12 लाख का तो माली था, 6 लाख आए, 12 बंदे थे, सबने बांट दिए 50,000 अपने घर, सरकार कहती टैक्स, मैं कहा कानून से ले लो, वो कहते हैं ये कौन है, मैं कहा पूछो मुझे क्या पता,
कनम को घर गए, कहती कौन है, क्या टैक्स क्या, तेजा से ले लो, पीछे बैठे, अब पिछले महल्ले में रहता है वो, इसके बाद चलेगी, कहता कौन क्या है, अक्षय ले लो, और कहते साला तुम्हारे बाप के नौकर हम लोग। उसके बाद जाते हैं वो यहाँ भेजता है, इसके बाद जाते हैं वहां भेजता है, शुक्र तो बंदे ही 12 बंदे 20-50 होते, इनकम टैक्स वाले ने कोई सब्जी वाले बना रखे, वहां चले जाए वहां चले जाए है। कहता आज के बाद जब इवेंट खत्म हुआ, मेक श्योर दैट साथ के साथ दोबारा कोई नहीं मिलने वाला, पैसे लिए कट गई कि मैं तो नहीं, बस चल गया, वापस आ गया, 50,000 पड़ा मैं चला गया। तो हमने वही अरेंजमेंट्स करे, पर्टिकुलर इवेंट था, अब पूरा साल तो चलना नहीं था, 3 दिन की एग्जीबिशन थी, 4 दिन की, तो मेक श्योर जो पैसा कमाया उसका जो टैक्स बनता है, जैसे बनता है अकॉर्डिंग टू द एओपी स्टेटस, वो डिफरेंट चीज है, उसको कितना माफ होता है, कैसे माफ होता है, वो भी बात हमने करी नहीं, उसकी असेसमेंट भी है सिलेबस में हमारे आगे जाके, तो कैसे होगा वो डिफरेंट चीज है, बट यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द सेम ईयर। तो ये आपके सामने है, पर्टिकुलर इवेंट है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कौन मिलने वाला है, अगले साल मैं तो खुद नहीं जानता आप कहाँ क्यों होंगे, आप इवेंट हुआ था, इकट्ठे हुए थे, अब पार्टी कर ली, चीज कमाए, पैसे कमाए और चले गए, अगली बार पता नहीं मिले ना मिले, मैं तब ज्वाइन करूं ना करूं, तो ये उसी टाइम आपको पैसा देके क्या करना है, फिनिश अप। अगला पॉइंट लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर अवॉइडिंग, अवॉइड करना, फॉर अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटी, ये भी उसी की तरह मिलता जुलता है जो परमानेंट लीव इंडिया वाला था। आप अपनी एसेट बेचना शुरू कर रहे हैं, जैसे आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवालिया, आपने एसेट्स बेचने शुरू करी, चैप्टर भी आएगा ग्रुप 2 में, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, आप थोड़ा बेसिक पढ़ भी चुके, जब कोई कंपनी बंद होती है तो लिस्ट बनाई जाती है किन किन लोगों का पैसा देना, तो लिस्ट बनती है प्रेफरेंस वाइज, लास्ट में इक्विटी वाले, उसके ऊपर प्रेफरेंस वाले, उसके ऊपर डिबेंचर्स वाले, मतलब लाइक दैट। तो वहीं पे एक वर्ड आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्रेडिटर तो है ही है, वही लोग हो गए, तो क्रेडिटर तो अनसिक्योर्ड होते हैं, प्रेफरेंशियल मींस जहां गवर्नमेंट का पैसा ड्यू है, तो यहाँ सब कुछ हुआ, आप ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटी, जब मैं आपके पास आऊं कि पैसा दे टैक्स का, कहते हैं मैं तो सब कुछ बेच के बेची, अब जिसके देने थे पैसे मैंने दे दिए, तो मेक श्योर पहले आपने किसका पैसा क्लियर करना है, हमारा मतलब इनकम टैक्स वालों। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, क्यों कर रहे हैं आप, फॉर अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटी, जब मुझे पूछने आए तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, जैसे इंस्टॉलमेंट में मोस्टली होता है, आप सबने मुझे मारपीट तो कर नहीं सकते, मैंने आपके पैसे देने, आपने मुझे मारपीट दिया, उल्टा केस आपके ऊपर बनता है कि पैसे तो छोड़ो, साले मुझे मारा है, कि मैं नहीं पैसे देता, वो उल्टा मुझे कंपनसेशन दिलवाओ, मुझे मारा, मेरी हड्डी टूट गई, उल्टा हो जाएगा, तो आप मेरे पे लीगली केस करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, अब मुझे वहां से नोटिस आएगा कि सैलरी आपके ऊपर केस है, आप प्रेजेंट होइए, मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा, देन उसको बोलते हैं सम्मन, मेरे नाम पे सम्मन कटेगा, फिर मुझे बकायदा अच्छी वाली जीप आएगी, मुझे उठा के लेके जाएंगे प्यार से, हाँ कॉलर से पकड़े बस, ये प्यार से बैठ अंदर, तो मुझे लेके जाएंगे, और मैं पहुंच गया तो अच्छी बात है। तो वहां जाके पहला क्वेश्चन ये होगा, पता तो करो जो आप दावा कर रहे हैं, आप सभी लोग इससे पैसे लेने वैसे लेने, मैं एग्री करता हूँ देने हैं, पहले तो मैं ये एग्री करूँ, तो दूसरी बात ये है मेरे पास है भी कि नहीं, एग्री तो कर गया, पर देने देने तो बात की बात है भी नहीं, तो वहां पे रिसीवर अपॉइंट होता है, बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, कोर्ट की तरफ से पर्सन, इमीडिएट आप बोल देते हैं लिक्विडेटर कंपनी में हो गया, हमारे केस में इंडिविजुअल में रिसीवर, वो आएगा पूरी जांच पड़ताल करेगा, मेरे नाम पे गोल्ड ज्वेलरी घर कुछ भी कार वगैरह कुछ है, आप उससे पहले सब कुछ ट्रांसफर, कोई किसी को दे दिया, कोई फलाने को दे दिया, किसको दे दिया, क्या कर दिया, छुपा दिया, कर दिया, आप भाई गए द्वारा कोर्ट में, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, सर इनके पास तो कुछ नहीं है, अब जब कुछ भी है 2-2.5 लाख है, और देना कितना है आप समझते हैं, मान लीजिए 20 लाख, जेब में है भाई के पास, अपने पास 3 लाख 4 लाख, तो 20% अमाउंट है, सबको बुलाओ, जितना जितना देना उसका 20% दे दो। पहले बुलाया गया, मान लो कि तेजस को गया, तू आ जा, तेरे कितने बनते, कहता 2 लाख रुपए, मैं मिलेंगे 20%, कितने 40,000, कहता तो कम है, मैं ये भी छोड़ दे, नहीं नहीं ठीक है, कुछ आ रहा वही सही, मैं तेरे से पहले और बंदे बैठे हैं कि मुझे दे दे मुझे दे दे, कि जो आ रहा वही सही, और जितने मिले उतने दे पाऊंगा, सेम यहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिफोर अवॉइडिंग एसेट्स। एंड लास्ट बिजनेस, लास्ट पॉइंट, डिसकंटिन्यूएड बिजनेस, डिसकंटिन्यू, अगर आपने मन एक बिजनेस ही क्या कर दिया, बंद, यहाँ आके हम फिर भी ना क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना बड़ी क्लासेस में, तो वहां कह देते हैं कि चल जाता है यहाँ पे, अगले साल तक वेट कर लेंगे आपकी, बट कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सेम ईयर ही इसको क्या कर दूं, क्यों अगले साल तक खींचना है, आपने बिजनेस चलाया, जो भी 3-4 महीने सेल सोल करी होगी, कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, जो सरकार का बनता है देके खत्म करो यार, क्यों उसको पेंडिंग रखना, मैं अगले साल आऊंगा जी,
तो यहाँ सरकार चल जाती है फॉर नेक्स्ट ईयर, बट हम यहाँ फिर भी चांसेस प्रूडेंस क्या मानते हैं, जिस साल की बात है उसी साल खत्म, जो वीडियोस है। जैसे मैंने इसकी गलती बताई थी आपको एक बार, क्या लोग फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप डीड लिख के, उसको रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। आप रजिस्ट्रेशन ना कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप उस पार्टी को सीयू कर सकते हैं। आपको तो फिर कोई भी कर देगा, मैंने आपसे सामान लिया, गलत निकल गया, मैंने आप पे केस ठोक दिया, आप देखी जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, तुम क्यों, मुझे पता है तो रजिस्टर्ड नहीं है। फिर तभी आज लोग धीरज सर के पास आते हैं, पंजाब लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, बैक डेट से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फर्म कब की बनी है, 2001 की, रजिस्टर कब हो रही है, 2023 में। फिर वो भी पैसे ज्यादा मांगते हैं जो ऑफिसर हैं, कि उनको पता है तो पुरानी, इतनी पुरानी फर्म क्यों रजिस्टर करा रहा है, तेरा कोई केस का चक्कर होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट तेजस ये है, अगर आज मैंने तुझे रजिस्टर्ड कर दिया, 23 में कर दिया चाहे, तुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी फ्रॉम द वेरी बैक डेट। ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि तेरे पुराने जितने घपले चोरी छिपे चल रहे हैं 2001 से, सब क्या बन जाएंगे, लीगल। तू भी केस कर सकता है उस पर कि तेरे पे किसने 2005 में किया था, मैं अब आ जाऊँ, आप अभी करते हैं 5 का केस तेरे पे, सारी बातें। और तभी वो फीस पूछ ज्यादा मांगते हैं, पैसे पूछे चलते हैं कि भाई मैं तो करूंगा नहीं, केस आपके सामने है। फ्रेश केस में कोई दिक्कत नहीं आती, हम नॉर्मल लेके जाते हैं, एक दिन में साइन करके देते हैं, वरना फिर नखरे नौकरी चलते हैं, ये गलत है फलाना है। कोई चक्कर क्या है हिंदुस्तान में, अगर आप प्रैक्टिकल हैं, 23 साल में तो युवराज इतने पार्टनर आगे होंगे, इतने पार्टनर रिटायर हो गए होंगे, कितने साल डेथ हो गए होंगे। सबसे बड़ा स्यापा क्या है, वो सबकी विटनेस मांगते हैं, हर टाइम क्या क्या चेंज हुआ, रिटायरमेंट टाइम पे कौन पार्टनर था उसके साइन, जो डेथ हो गया उसके डेथ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा। और चंडीगढ़ में फर्म बनाना तो सबसे गंदा काम है, आप बना ही नहीं सकते। कारण क्यों, उसकी दिक्कत ये है, वहां हर पार्टनर की क्या चाहिए हमें, विटनेस। यहाँ तो मैं कह दिया कि ये 10 पार्टनर है, मैंने आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर सब अपडेट कर दिया, आपको कोई चिट्ठी नहीं आएगी, कोई चिट्ठी नहीं आएगी, एज अ फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। चंडीगढ़ में अगर हम होते सारे, अब आप कहाँ कहाँ घूम रहे, करण मुंबई बैठी है, मैं दिल्ली बैठा हूं, तो वहां की पुलिस को एड्रेस भेजा जाएगा कि विटनेस कर कर आइए, क्या साहिल गोयल दिल्ली है और क्या काम कर रहा है, कोई पार्टनर तो कहीं भी हो सकता है स्लीपिंग। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ब्रदर का फोन आ गया कि फरीदाबाद में हम फैक्ट्री बना रहे हैं, तुझे पार्टनर रख ले, मैं रख लो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो फरीदाबाद बैठे हैं, फैक्ट्री वहां चलेगी, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, पर कंफर्मेशन मेरी भी जाएगी, बट बाय लोकल पुलिस। अगर उस फरीदाबाद हरियाणा का सिस्टम हुआ, तो चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, अब चंडीगढ़ में एक फर्म पकड़ ली हमने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तभी पकड़ते ही नहीं कि भाई सर देखो टाइम बहुत लगेगा, इनका कोई गारंटी नहीं है, 10 बंदे जब तक इनको नहीं मिलते हैं जो पार्टनर है, ये स्टैंप नहीं लगाएंगे। अब 10 में एक भी ना मिला ना, 9 मिल गए, फर्म रजिस्टर्ड हो गया आपकी। इतना बुरा बुरा हाल है। पंजाब में ठीक है, पूछते नहीं, क्या कहता है होगा पार्टनर, कह रहे हैं तो झूठ बोलेंगे, दे हैव द अटमोस्ट गुड फेथ, ये बंदा बोल रहे ट्रस्ट इज गॉड सर, हाँ ट्रस्ट इज गॉड, ये जो ये बोल रहे हैं ठीक है, 10 पार्टनर बोल रहे हैं फीस पूरी है जो बनती है, ओके कोई दिक्कत ही नहीं, पार्टनर है नहीं है, स्लीपिंग है एक्टिव है। चंडीगढ़ में कंफर्मेशन है, जब भी हमारे पास केस आता है पहले पूछते हैं कहाँ का, पंजाब करा देंगे, हरियाणा वो भी हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ वेट करिए, पहले पार्टनर बताओ कितने हैं, कहते 3 है, फिर भी कुछ ठीक लग रहा, 3 है, कहाँ रहते हैं, कहीं चंडीगढ़, बहुत ठीक है। तो कारण क्यों, कंफर्मेशन में टाइम लगेगा, वो लोकल पुलिस स्टेशन की जाएगी, आपसे कंफर्मेशन लेकर आएगी, वो हमें सबमिट करेगी, फिर आगे हम लोग फाइल जनरेट करेंगे, उसके बिना वो डेड है, वो काम ही नहीं हो पाएगा हमारे, ये चीज है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट है, आज के बाद याद रखिएगा, आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। क्या पॉइंट है, नंबर 1 एक्सेप्शन है सर, प्रीवियस ईयर का टैक्स हमेशा किस साल दिया जाता है, असेसमेंट ईयर। व्हाट देयर आर सर, आप आज के बोलेंगे 5 एक्सेप्शंस आर देयर। नंबर 1 शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, नंबर 2 पर्सन लिविंग परमानेंटली इंडिया या पर्सन लिविंग इंडिया, इतना ही बोलता है मुझे। नंबर 3 एओपी बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या टास्क, लैंग्वेज समझो मेरा। नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर अवॉइडिंग टैक्स लायबिलिटी। नंबर 5 डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। लो जी फटाफट अगला काम, हाँ जी बोलिए, किसकी जी, टैक्स इनको, नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, रजियो तो हम केस बना रहे हैं, पर जो पैसे रिकवर होंगे आप ही तो देंगे, फिर जब लिस्ट बनेगी सिर्फ लोगों की थोड़ा बनेगी, बीच में गवर्नमेंट भी खड़ी होगी, तो जो पैसे मिलेंगे हमें मिलेंगे, पर आप जब कहीं बिल्कुल नहीं दूंगी वो चीज डन। लो सर हेडिंग दीजिए स्लैब्स ऑफ टैक्स, फटाफट प्लीज। मैं आपको पहले लिख देता हूं ये स्लैब किसके लिए है, फॉर इंडिविजुअल, साफ साफ लिखिएगा। नंबर 2 HEF, नंबर 3 AOP, नंबर 7 मैंने कुछ छोड़ के हैं जी, फर्म कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी मोस्टली है, AOP BOI
एजेपी याद है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गुड, ओके। और मैं थोड़ी बात कर लूं, और ये बात करी जा रही है, ये सभी कौन है, रेजिडेंट्स। अभी बात नहीं करी हमने प्रॉपरली, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट्स, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। आपका इनकम टैक्स निकालने से पहले तो ये पूछा पर्सन है, कहाँ के हैं, स्लैब क्या है, फिर ये पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के है भी कि नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस तो चेक कर लो, आप उस साल इंडिया ही थे, आप उस साल के इंडिया लेके आए थे नॉन रेजिडेंट, तो उसका पूरा अच्छा चैप्टर है मेरा, स्टेप वाइज वहीं से चलता है। फिर मैं जाके कहीं 4-5 लेक्चर लेने के बाद आपको लेके चलूंगा फ्रॉम द हेड्स। हाँ, जब हेड स्टार्ट हो गए फिर तो वही चल रहे हैं, सैलरी, फिर चलता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर मिक्सअप कर सकते हैं, आप कैपिटल गेन कर सकते हैं, उसके साथ लिंक है, फिर अदर सोर्स इकट्ठा कराना पड़ता है, पीजीपी लग भी कर सकते हैं, तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेनली हेड्स। फिर आगे इसके और छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ करना। 5 तो आपको इनकम बताएंगे, ये मेरी इन 5 तरीकों से इनकम है, और इनकम का कुछ करना भी तो पड़ेगा, किसी में लॉस भी आएगा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ, कल बोल रहा था मैं, एक कैरी फॉरवर्ड, अगर इस साल इनकम ही कम है, लॉस ज्यादा हो गया, तो वो लॉस अगले साल काम ले लेना, ऐसे वो चीजें काफी मिलेंगी। करें, इंडिविजुअल एक वर्ड लिख दिया रेजिडेंट, क्या लिख दिया, रेजिडेंट से, अभी आपको पता नहीं रेजिडेंट क्या, बस रेजिडेंट पता है, ओके। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, पहली बार नहीं लिखा हुआ तो अज्यूम करना रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट होगा तो बता के जाएगा। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई और क्या है, एजेपी। और एक चीज और बता दूं, यहां स्पेशली इंडिविजुअल के नीचे इस बंदे की एज लेस देन कितनी है, 60, ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल की। एचयूएफ की थोड़ा कहेंगे, सोचो, एचयूएफ में तो मेंबर्स हैं, करता उसके घर वाले, एचयूएफ की एज तो कहेंगे सर ये भी तो होता है एचयूएफ 60 साल पुरानी है, नहीं, उसको एज का बेनिफिट नहीं, सर कोई बेनिफिट देंगे क्या एज का, अभी देने वाले हैं। तो इंडिविजुअल हम जैसे लोगों को, जैसे आप सबकी एज, माता पिता की एज भी 60 से कम है, तो उनके लिए स्लैब्स क्या है, ठीक, बाकी सबके नॉर्मल, मतलब एचजीएफ, एओपी, बीवाई, मुझे क्या चाहिए, रेजिडेंट, उनका एज का चक्कर नहीं है, तो लिखिएगा स्लैब क्या है, 0 से 2.5 लाख, ध्यान से लिखिएगा, 0 से 2.5 लाख नील, 0 से 2.5 लाख नील। अगला लिखिएगा ध्यान से, 2.5 लाख 1 रुपए से, ये डाउट आ जाता ना, अगर मैं 2.5 लाख लिख देता तो बच्चे को डाउट आता, सर वो यहाँ कवर होता है या वहां कवर होता है, अगला 1 रुपए, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%, ध्यान से लिखिए, बाद में बहुत चीजें इकट्ठी करूंगा आपके लिए, फास्ट फास्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख 20%, अगर आप देख पा रहे हैं सीधा 20, ये बड़ा खतरे का पॉइंट है हमारे लिए, आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा टैक्स इसी से बनता है हमारा, जहां कि 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, सीधा ही 20। अगला, मोर देन 10 लाख, सीधा फ्लैट कर दिया, 10 लाख के ऊपर जितना गया इट्स अ 30% टैक्स है हमारा, ये इनकम है, 10 लाख 5 लाख 2.5 लाख जो बोल रहा हूँ, इट्स अ इनकम, और कैसे आएगी वो भी क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, आज तो हम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक डन है। अब बच्चा कहे इनकम 40 लाख है, 50 लाख है, करोड़ रुपए है, जितनी भी हो, 10 लाख के ऊपर कराऊंगा, बहुत अच्छी चीज आने वाली है, उसकी बातें भी करेंगे। मेरे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, इसमें आपको एक बड़ी चीज कॉमन मिलने वाली है, आई थिंक सो, मैंने पीडीएफ प्रॉपर देखा नहीं, मोस्टली इनकम 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 20 लाख, इसी 50 लाख के करीब गया तो वहां मुझे कुछ और चीजें भी बतानी पड़ेंगी, वो एकदम से नहीं कर पाऊंगा, शायद लीव भी करना पड़े मुझे आज, ठीक है, फिर कल बताऊंगा वो क्या कारण था, ओके। अगला स्लैब, फॉर, किसके लिए, इंडिविजुअल, किसके लिए, और यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिए रेजिडेंट्स के साथ, सॉरी यहाँ नॉन रेजिडेंट भी ऐड कर लीजिए, पहली लिमिट सबके लिए सेम है, चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप नॉन रेजिडेंट है, तो भी मिक्स बनेगा ना, नॉन, पहले वाली सारी ये जर्नल है और अभी आएंगी, मैं भी बोल रहा हूँ पहले, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो पहले मैंने स्लैब रखा है बिल्कुल बेसिक, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 5, 10, 30 जो है, ये रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, एचयूएफ नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए भी सेम लिमिट है, एज, ठीक। अब अगला चक्कर पड़ने वाला है, पहली बात तो आप कौन होने चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल, सबकी बात नहीं करूंगा, एंड आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट, तो मींस दैट बच्चा कहता है आप एज का बेनिफिट सिर्फ किसको देना चाहते हैं, जो देश का नागरिक है, हर को थोड़ा देंगे यार, फॉरनर को देंगे, फॉरनर को सिर्फ एक ही लिमिट है, 0 से 2.5, बिना एज उसकी, इसको मिलेगा क्या, एंड समझते हैं ना, प्लस क्या, एज 60 और मोर
बट लेस देन 80, पूरा खुला ऑफर नहीं करा, 60 या 60 से ज्यादा 61, 65, 67 जो भी कर दिया, पर लेस देन 80 79, लेस देन 80। तो बच्चा सोचता है कि 80 वाला सिस्टम भी है क्या, हाँ वो भी आने वाला है, ठीक है। पर 3 कंडीशन, इंडिविजुअल हो, फिर चेक करो कुछ नहीं बोला तो रेजिडेंट है, फिर एज चेक करो, जो मेरे पहले क्वेश्चन में शायद कुछ है 70 है तो वहां कुछ होगा, तो वहां कुछ होगा। तो क्या लिमिट है सुनो, 0 से 3 लाख नील है, 0 से 3 नील है, बोलो 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख 5% है, सही चल रहा है। 5 लाख रुपए से 10 लाख, सेम कॉपी पेस्ट, हमें तंग नहीं किया आपको बार बार। इट्स 20, मोर देन 10 लाख इट्स 30, मोर देन 10 लाख इट्स 30। बच्चा कहता है ठीक हो गया, फिर 2.5 से बस उसको 3 लाख कर दिया, 50,000 और माफ कर दिया बाकी चीज में, ओके। अगली कंडीशन, फिर दोबारा से कौन है, इंडिविजुअल है, एंड कौन है, रेजिडेंट है, आपको पता होना चाहिए, अंडरलाइन भी कर रहा हूं मैं आपके लिए, एंड एज 80 और मोर, बस ऐसे नहीं कि अमर कर देंगे उसको भी, 80 और मोर, ठीक है ओके। देखो सर अब भी बोल दो मुझे, अब नहीं 100 साल 179 से ऊपर 80 79 पीछे आ गया, तो मैंने बोला ना लेस देन 80 वहां पे, तो एग्जैक्ट 80 और मोर, 81 82 85 95 100 110 सब यहाँ पे, ओके। चलो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको 0 से सीधा कितना माफ है, 5 लाख, तो यहां तक नील है, सही रहेगा। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक, लिमिट हमने अगली चेंज नहीं करी, वैसे ही रखा, कितना रहेगा भाई, ये तो चक्कर आपका 20। हाँ सरकार इतना जल्द नहीं कर रही, अगर आप बोले हैं तो हम क्या करें आपका आपके, आप घर वालों के सीनियर होंगे, हमें कोई इशू नहीं, तो इसको नाम भी बताऊंगा अभी मैं। तो अगला मोर देन 10 लाख इट्स 30, मतलब यहाँ तक हजम करिए, डन है। अब पहले वाले का कोई नाम नहीं दिया हमने, नॉर्मल पीपल्स हैं, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो इंडिविजुअल हो, एज लेस देन 60 हो, देन द लिमिट्स, इनको हम लोग नाम देते हैं अपने यहाँ पे दूसरे वालों को सीनियर सिटीजन, सुनते भी होंगे आप लोग, सीनियर सिटीजन, जो 60 और 60 से ज्यादा है, 80 से कम है, इनको नाम दिया गया जी सुपर सीनियर, सुपरमैन की तरह, हाँ सुपर सीनियर सिटीजन, क्लियर हुआ। तो आज के बाद रेट्स याद रखिएगा, इसके बाद एक वर्ड होता है सरचार्ज, क्या वर्ड होता है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बताऊंगा, हर स्टेटस वाले बंदे के लिए अलग अलग है। जैसे मेरा क्वेश्चन देखोगे, किसी में इनकम 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, बड़ी बड़ी इनकम नहीं होगी सर, ये थोड़ा होता है कि इंडिविजुअल की इनकम ना हो, मैं कहूंगा को मेरी इनकम 60 लाख है, तो वैसे ही टैक्स निकालना है क्या, वही 10 के ऊपर जितना आ गया, नहीं निकालना वैसे ही है टैक्स, बस वहां सरकार ने एक स्पेशल टैक्स एक और लगाया, सरचार्ज, ये भी परसेंटेज में होता है, पता होना चाहिए, सरचार्ज इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, पता होना चाहिए सरचार्ज क्या है, इज परसेंटेज ऑफ, किसके ऊपर लगता है, टैक्स की परसेंटेज, इनकम की नहीं, टैक्स की परसेंटेज, जो टैक्स ऊपर जाएगा, पर ये हर बंदे को कवर नहीं कर सकते अपन, ऐसे तो छोटे लोग भी बेचारे 5-10 लाख भी कमाते हैं, 20 लाख भी, तो एक ऑरली बोल रहा हूँ, दिखाऊंगा बुक से कम मिनिमम क्राइटेरिया हमने रखा है 50 लाख, अगर किसी इंडिविजुअल की बाकी की बात नहीं कर रहा है, यूपी के लिए अलग सरचार्ज है, फर्म के लिए अलग है, बीओआई के लिए अलग सरचार्ज है, उनका हो रही है 1 करोड़ से ऊपर गया तो 12, वरना नहीं है। इंडिविजुअल का सबसे ज्यादा खतरनाक सरचार्ज है, पहले छोटा होता था, अब इन्होंने बहुत खतरनाक कर दिया, 4 रेट कर दिए, 10 15 25 37, काफी ज्यादा 37, उसके कारण है 50 लाख से ज्यादा इनकम है, करोड़ रुपए से कम है, करोड़ से कम है, सुनते हैं ना, आपको चीज पता लगी कल के लेक्चर का चीज है,
50 लाख से ज्यादा है, करोड़ से कम है, तो टैक्स तो लगेगा प्लस सरचार्ज भी, इट्स अ 10%। इनकम करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है, स्लैब ज्यादा रख दी, पहले स्लैब नहीं थी यहाँ पे, पहले यही थी, बस पहले यही थी 50 से ऊपर और करोड़ से ऊपर, पर 2 ही थे, 15 और 15, अब 4 कर दिए, कैसे दोबारा, अंदर डिस्कशन भी हो रहा है। 50 लाख से ऊपर है, करोड़ से कम है, तो सरकार कहती है देखो इनको गरीब मत मानिए, पहली बात, अगर ये इतना टैक्स दे सकते हैं 30 रुटी वाला करके, तो इनसे आप कुछ और भी ले सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ टैक्स, मैं क्या ठीक है, उसको दिक्कत भी आनी चाहिए, ठीक है। करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे है, देन टैक्स तो आप निकालिए वही 30 रुटी करके, मान लो 2 करोड़ इनकम हुई, मान लो 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ 90 लाख, उसका 30% 57 लाख, देखो वो तो होना ही होना है, प्लस 15% अलग से। अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक, अगले स्लैब तारा, तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है 37% ऑफ टैक्स। गड़बड़ जाती है, गड़बड़ जाती है। यहां एक कंसेप्ट बीच में कूद पड़ा, वो क्या है, ध्यान से सुनना अगर आपका दिमाग वहां तक जाए, जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स का, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल वर्ड इकोनॉमिक्स का होता है, थोड़ा सा चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो गया। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी इनकम 50 लाख 50 रुपए है, 50 लाख 50 रुपए। बच्चा कहता है ये 50 भी जरूरी थे क्या, अब पक्के में है तो कुछ भी आएगा। अब इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, बड़ी छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाती है, ज्यादा दूर ना जाए, 51 लाख बोल दूं, अच्छा लगेगा। 51 लाख है, सरकार कहती जी वेलकम है, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मगर बहुत वाली बात तो कोई नहीं। हाँ, समझा पॉइंट मेरा। मेरे जस्ट 1 लाख ऊपर जाने से तुमने सीधा ही मेरे टैक्स पर कितने लगा दिया, 10% टैक्स। एक मोटी मोटी बात करते हैं ऑरली, अगर मैं 51 लाख पे टैक्स निकालता भी हूं, जस्ट इमेजिन करिए, 10 लाख के ऊपर गया और हो जाएगा 41 लाख का 30, 12 लाख 30, ऐसे हो जाएगा। और 10 लाख तक हमने हिसाब लगा रखा है, इट्स अ 1/12,500, मैंने हिसाब लगा रखा है पहले ऑलरेडी, तो 12 30 और 1/12,500 मोटा मोटा जोड़ लीजिए, इट्स अ 14 42,500, ठीक है ना, 13 13 42 500, जस्ट इसके ऊपर आप तेजस क्या लगाओगे, 10%, कितना बन जाएगा, 1,31,000 समथिंग मान लो, जबकि मेरी इनकम ही कितनी बड़ी है, इनकम एक बड़ी, उसकी वजह से टैक्स 1,31 बढ़ गया। तो वहां सरकार ने आपके लिए एक पॉइंट रखा, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ फायदा करेंगे, आपकी मरहम पट्टी करेंगे। अगर छोटी सी इनकम चेंज होने से आपका नुकसान है, देन यू एग्री दैट, आप कहेंगे मैं 1 लाख इनकम छोड़ने को तैयार हूं, पागल हूं क्या, 1 लाख इनकम कमाने से अगर मेरा नुकसान है, देन मैं कभी भी अर्न नहीं करूंगा सर, मैं करूंगा लीव इट। तो वहां आपको टैक्स बड़े स्मार्टली तरीके से निकालना पड़ेगा, वही मेरा पहला लेक्चर होता है, कैलकुलेशन। इसमें वो क्वेश्चन कम है थोड़े से, वो बुक में हमारे, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज भी लगेगा। अब ऐसी इनकम किसी 1 करोड़ 1 लाख, कराऊंगा, क्वेश्चन है बुक में, 1 करोड़ 2 लाख, अब हर केस बनाएंगे बस नैरियो। अब 1 करोड़ 1 लाख होने से आप क्रॉस करके 1 करोड़, सरचार्ज आ गया 15%, देखो कहीं 10 लगता मंट गाया हुआ था, 15 लगने से दिक्कत तो है ही यार, सीधा 5% बढ़ा दिया आपने, शायद 5% तब तक जाके बड़ी हैवी अमाउंट बन जाए, और इनकम सिर्फ क्रॉस करी, तो इसको बड़ा सोच समझ के करने वाला कंसेप्ट होगा, दिस इज अ मार्जिनल रिलीफ। और ये सिर्फ हमें नहीं दिया गया, सब लोगों को, फर्म को, कंपनी को, एआईपी को, पीआई को। हाँ, हमारे इंडिविजुअल में थोड़ी लिमिटें ज्यादा बना दी कि 50 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 5 से ज्यादा, उसके अंदर फलाना फलाना बीच में कुछ चीजें बोली हुई हैं, अभी समझ नहीं आएंगी, वो पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फलाना फलाना गेन्स, कुछ बीच में बोले गए। कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, फर्म के लिए सीधी बात है, करोड़ से ऊपर गए तो सच्चा लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, सीधी बात, 12%। फर्म के लिए करोड़ से ऊपर इनकम गई तो 12% खत्म, एओपी के लिए 12%, फर्म कंपनी के लिए अलग चीजें, कंपनी के लगा 1 करोड़ से ऊपर गए तो ये रेट, 10 करोड़ से ऊपर गए तो ये रेट, खत्म, फालतू कुछ नहीं। बट हमें सबकी बात नहीं करनी, हमारे सिलेबस में जो असेसमेंट है, एक वर्ड होता है असेसमेंट, क्या होता है, सारी कैलकुलेशंस करना, वो सिर्फ एक बंदे की है, वो है इंडिविजुअल। किसकी है, इंडिविजुअल। वैसे असेसमेंट सबकी होती है, फाइनल में जाके कंपनी की आएगी मेन चीज, तो बता फाइनल में क्या आएगा, वो कंपनी की असेसमेंट है, कंपनी के वर्ड्स, कंपनी की लाइफस्टाइल साथ सीखेंगे, या तो इंडिविजुअल की बातें करेंगे। ये 5 हेड्स में इंडिविजुअल के होते हैं, 5 हेड्स कंपनी के भी हैं,
और वो थोड़े कम होते हैं। इंडिविजुअल के तो सारे होते हैं। अब मैं पीजीपी भी करता हूँ, अदर सोर्स भी है, प्रॉपर्टी भी बेचता हूँ, घर भी किराए पे है, अपने सारे हो गए। सैलरी करूँ तो सैलरी भी है, ठीक है ना। तो सब तरह के लोग हो जाते हैं हमारे लिए। तो अपने लिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हमारे सिलेबस में है सीए इंटर में, तो मैं उसी से स्टक लेके इंडिविजुअल की बातें ज्यादा करूंगा, नॉट एचयूएफ की भी कम करूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस सबका बढ़ाऊंगा। हाउ यू कैन से दैट दैट कंपनी इज अ इंडियन कंपनी और नॉट। अब डोमिनोज इंडियन कंपनी है कि नहीं है? नहीं सर, फॉरेन है, बट फिर भी इंडियन कंपनी कहते हैं, उस पर टैक्स लेंगे बिकॉज उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, पॉइंट हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ज्यादा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है, कंडीशन है वहां पे दो, वेदर इट्स इंडियन रजिस्टर्ड, इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड हो जाए फिर थोड़ा पूछेंगे तो कहाँ काम करता है। अगर अब इंडियन रजिस्टर्ड होके, रिलायंस इंडिया रजिस्टर्ड होके यूएसए में काम करे, करी जाए, कंपनी कहाँ की है, टैक्स कहाँ देना है, हाँ काम कहाँ मर्जी करो, काम कहाँ मर्जी करो। मैं यहाँ बैठ के कनाडा के बच्चों को पढ़ाऊं, हाँ तो यहाँ रहा हूँ यार, इंडिया में बैठा हूँ तो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट लेगी। ये पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। पहले स्टेटस की बातें करेंगे, दिन कितने, वो वहां दिन वाइज सोचेंगे। और आप इकोनॉमिक्स में कभी सुना होगा, आई थिंक सो, फॉरेक्स वाले में 182 डेज इंडिया में होने चाहिए, तब उसको रेजिडेंट बोलते हैं। कहीं सुना होगा, लॉ में भी सुना होगा, वो यहाँ आएंगे दोबारा। हाँ वो चीजें, कितने दिन यहाँ कितने दिन वहां, तो उसको अकॉर्डिंगली स्टेटस डिसाइड होगा, स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम डिसाइड होगी। तो पहला चैप्टर ये है ओनली टैक्स लाइबिलिटीज। अगला है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो बात कर रहे हो एनआर नॉन रेजिडेंट, बस ये। और लास्ट एक पॉइंट लिख दीजिए, सेस। सेस ये अलग से लगता है जी टैक्स के ऊपर, जब टैक्स आ जाएगा 4% ऑफ टैक्स। ऑफ टैक्स समझते हो, मतलब सरचार्ज भी लग जाएगा उसके बाद। मैं लाइन में चलूं तो पहले टैक्स आता है, टैक्स तो बोल नहीं सकता इसमें एक्चुअली, टैक्स तो लास्ट वर्ड हो गया ना, बोलने के लिए फिर समझो, पहले टैक्स आता है, फिर सरचार्ज लगता है, फिर लास्ट सेस लगता है, ये चीज 4%। और ये 4 कैसे बना, पहले 3 होता था, अगर किसी को पता हो, पहले 3 होता था, अब कैसे हो गया 3% एक तरफ हो गया, 1% हो, ये 1% किसका जोड़ा गया, हेल्थ सेस, हेल्थ के नाम का, गवर्नमेंट के पास जाता है, हॉस्पिटल्स हेल्थ। और इस 3 के 2 पार्ट हैं, 2% और 1%, जो पहले होते थे वो क्या होता है, अपना ईसी बोलते हैं इसको, एजुकेशन सेस, इसको सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। क्लासेस में आपकी एजुकेशन के नाम पे, जैसे इसको तो नहीं आते, क्लासमेट की ऐड दिखाते हैं या किसी ऑयल की ऐड दिखाते हैं, इसका इतना पैसा स्कूल में डोनेट करते हैं, हम जैसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी डे 1 से क्या करा हुआ है, जितने हमारे एसएससीज है, जितना टैक्स दे, टैक्स का टैक्स लगाया, इनकम का नहीं लगाया, इनकम बड़ी होती है। अब टैक्स खुद मान लीजिए करोड़ों का कर करा के 30 लाख आना है, तो 30 लाख का 4 भी अपने लिए बहुत है भाई, 1,20,000, तो 1,20,000 कुछ ही कॉन्ट्रीब्यूशन, चलो कुछ सही। अब मैं भी तो 4% देती हूँ, अब मैं 3,000 का 4% भी दूं, मान लो 120 रुपए मान लीजिए, तो कुछ तो गए सरकार के खाते में। तो सरकार ने वो एजुकेशन पे स्पेंड करने हैं। जो कोरोना वगैरह महामारी आई, तो वो कहाँ से चलते हैं, सेसेस जो लगते हैं आपके ऊपर। सेकेंडरी पहले 2-3% था पहले, कभी पुराना क्वेश्चन उठाएंगे इनकम टैक्स का 2014-15 का, तो वहां मिलेगा एजुकेशन सेस 3%, ईसी एंड शेक, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। 4 सालों से बैकली, 3 साल में कह सकता हूँ, 4 साल 1% बढ़ा दिया गया। आपको पूरी नॉलेज होगी, ये थोड़ा यार 4% पढ़ के आगे अगर पूछ सकते हैं 4 भी क्यों बढ़ेगा यार, सुन ले, पहले 3 था, 3 से 1 क्यों बढ़ा, हेल्थ का आया, सरकार ने हेल्थ का 1% लेना शुरू कर दिया। अब हजारों करोड़ का अगर कभी पैसा इकट्ठा भी हो टैक्स में, तो उसका 1%, चलो कुछ तो आया यार। मैं तो ये कह रहा हूँ 50,000 करोड़ रुपए टैक्स आना, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ज्यादा आता है। इतना तो हमारे टाटा बिरला वगैरह यही दे देते हैं, अंबानी वगैरह, इनका खुद का ही कितना कितना प्रॉफिट है, 90-90 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़, उसका 30%, 30,000 करोड़ तो ये खुद ही देते हैं, वो खुद ही देते हैं। तो मैं तो आपके माइंड में एग्जाम्पल रख रहा हूँ, अगर 1 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा भी होता है इनकम टैक्स का, उसका 1% हेल्थ में दे दें, 1,000 करोड़, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल तो है ही है। जो ये फ्री में टीके लगाए हिंदुस्तान ने, कैसे लगा दिए, आपसे लिए भी नहीं गए पैसे, तो इट्स 1,000 करोड़ सेस है, और आपके ऊपर ही यूज करना है, तो ये गवर्नमेंट लग से लेती है। तो अभी के लिए आज हमने स्लैब रेट्स देखे, ओवरऑल डिस्कशन, सेक्शंस की बात करी, 5 एक्सेप्शंस पढ़ी। मतलब अगर आप नोट कर रहे हो कि अगर स्पीड की कहेंगे, स्पीड तो तब शुरू करने का फायदा है जब आपका बेस बन जाए। और मैं नए सब्जेक्ट में जल्दबाजी नहीं करता, नए सब्जेक्ट में अकाउंट्स होता तो अपा उस दिन पहले दिन क्वेश्चन करा दिए, बल्कि अब नहीं भी आए थे तब भी समझा के करा दिए कि कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां समझने की बात है, फिर वहां ना क्या होता है, कुछ तो आगे निकल जाते हैं। मुझे दिक्कत आती है, आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है, नॉट अभी के लिए कि हाँ 2 महीने पढ़ाया और खत्म करिए, ये आज चलना 8-9 महीने का प्रोजेक्ट है। नवंबर 23 तक कोचिंग है, तब तक जाके बच्चे को समझ, बेस ना समझ आए, आगे तो बातें फिर हवा में रहती है। बच्चे को डे 1 से ही बन जाता है यार, टैक्स तो मुश्किल है। देखो जो चीज मुश्किल, पहले बोल रहा हूँ, जो चीज मुश्किल है उसको आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा डे 1 से। अकाउंट्स नहीं है, मैं कहूंगा नहीं,
और मैं यहीं पे करा लूंगा, चाहे आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगी, यार ये क्वेश्चन है PDF लो सॉल्व करो, आप कहेंगे सर एक सब्जेक्ट तो फ्री हुए। ग्रुप 2 में अकाउंट्स है, गारंटी देके चलूंगा एग्जाम्पशन से ऊपर नंबर आएंगे। जहां टाइम चाहिए वहां चाहिए, जहां सोच डीप चाहिए वहां डीप चाहिए। ये थोड़ा यार तुक्के मार के पढ़ लेंगे, याद नहीं सिलेबरेट, फिर देखते हैं, नहीं याद तो रखना पड़ेगा। केप्ट इन योर माइंड नॉट इन द कॉपीज। कॉपी आप बना रहे हैं एज ए सेफ साइड के लिए, आने वाले टाइम में जब बेस बन जाएंगे तो आपकी कॉपीज होगी, रिटर्न प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर क्वेश्चनर मिलेगा आपको, बैंक पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा बड़ा अच्छा खासा वाला। जितनी मैंने मतलब समझ लो फाउंडेशन में करी है उससे डबल ट्रिपल करवाऊंगा, और यही करवाऊंगा सबसे बड़ा फीचर, नॉट घर पे। घर के लिए आपको रिविजन मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करेंगे, साथ के साथ आप अपडेट रहें कि अपने को रिजल्ट अगली बार के लिए और अच्छा चाहिए और मिलेगा। अच्छे का मतलब ये होता है कि रैंक आए तो देखो सबसे बढ़िया, ऊपर से पास तो फिर मुझे सारे चाहिए। पास के लिए हम बड़ा स्ट्रिक्ट है कि इन बच्चों की बार बार काउंसलिंग करते हैं, आपकी बार बार काउंसलिंग होंगी, हाँ भी कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कमी लग रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं क्यों पूछने वाला नहीं, ये नहीं कि आ गए ठीक है चल रहा है वेट चल, नहीं कारण क्यों, फिर रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट चाहिए, और आपके सामने तो प्रैक्टिकल लाइव रिजल्ट्स आगे किए, और अभी क्या आएगा मई 23 वालों का, मोस्टली वो मेरे बोथ वाले हैं, तो उसमें मुझे उम्मीद है रैंक की कि वो रैंक लेकर आए, और आपके सामने वो इंस्पिरेशंस हैं कि यार नॉर्मल बंदे हैं वही पढ़ रहे हैं, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपा उसी से अगर काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो काम में कमी कहाँ है वो आप हमें बताएंगे, सर ये तेज लगा, आज का लेक्चर नहीं समझ आया, कल मैं सभी ने मैसेज भेजा सर टेक्स्ट का लेक्चर शेयर कर दीजिए, मैं साथ के साथ उसको कन्वर्ट करा और ऐप पे आपको शेयर, ये नहीं कि कभी रह गया। हाँ आजकल थोड़ा बिजी चल रहे हैं राइट नाउ, को जो फंक्शन की तैयारी वगैरह, कुछ जो पैम्फलेट्स वगैरह रेडी करवाने हैं, कुछ फाइल कवर आपके लिए, ठीक है। 23 को रिजल्ट आ जाना है, अगर 23 को फुल रिजल्ट आ जाता है देन वी नॉट वेस्ट दैट टाइम, 24 को आप अपना रूटीन टास्क शुरू कर देंगे। चल ही रहा है वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो, बेसिक भी चल रहा है, चैप्टर भी चल रहे हैं, मैम का तभी लेबर चैप्टर चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको समझ भी आ रहा होगा प्रॉपरली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन कंसर्न है, अपना अपना और कोई पावर नहीं है यहाँ पे, प्रैक्टिस। दूसरा बड़े शॉर्ट टाइम में चीज को कवर करना, और आपके लिए टाइम बचा के देना। अगर मैं 4 घंटे टेक्स्ट के खाऊंगा तो आप पढ़ेंगे कब, आपको टाइम ज्यादा देना पढ़ने के लिए, नॉट कि मैं ज्यादा कराई जाऊं। मेरा तो 1.5 घंटा हर टीचर का मान लीजिए, 4 सब्जेक्ट का और चारों पैरेलल चलाने हैं, कभी हुआ कोई नहीं पढ़ाया ज्यादा कर लिया। 6 घंटे क्लासेस, ये नहीं पागलों की तरह पढ़ी जाने, 6 घंटे आप मुझे दे दीजिएगा, 12 घंटे आपको फ्री कर दूंगा, गारंटी है। अब उसमें 6 भी ना दे पाए तो 3-4 तो पक्का चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उन चारों सब्जेक्टों को 1 घंटा तो चाहता हूँ। और अभी नहीं, थोड़ा जैसे काम बढ़ेगा तो अपने आप भी होगा, अभी तो काम कुछ नहीं है, अभी तो आप जाके देखेंगे कुछ हो रहे क्वेश्चन, पर कोशिश करिए साथ साथ में टच रखिए। तो हार्डली 10 घंटे, कोई 18-20 घंटे वाली गेम नहीं है यार, लोग वैसे ही पागल बनाते हैं। 10 घंटे की सीरियस गेम है, एंड तक, नवंबर तक, हाँ सितंबर तक पक्का कहूंगा। अक्टूबर में थोड़ा आता है कि बच्चे को भी लालच आता है, अब सभी चल रहा है तो 2 घंटे और मेहनत कर लो। फेल होके 10 घंटे दोबारा लगाना मैं वर्थ नहीं मानता। अभी 10 घंटे पढ़े, फिर फेल हो गए, रिजल्ट हर बंदा पास नहीं होगा, ठीक है ना, रिजल्ट बड़ा कंसाइज है, बच्चे बड़े लिमिटेड हैं और पास भी बड़े लिमिटेड करने हैं। वहां दिक्कत क्या आती है, फिर आप कहते हैं मैं अब जान लगाऊंगा, फायदा क्या होगा, पहले 10 घंटे खराब करे, 12 आप लगा रहे हैं, 22 घंटे खराब कर दिए, और 6 महीने लग खराब करे, बैच लग टूट गया, लेट लग हो गए, फाइनल लग लेट करी, बहुत चीजें छोड़ी आपने। तो अभी से माइंड में कब रखो कि पढ़ना तो पड़ेगा, 10 घंटे हैं, हाँ अभी 12 कर लेंगे तो मेरा हेल्पफुल है, आपका हेल्पफुल ज्यादा है, मेरा छोड़ो। मुझे 400 तो मैं दिलाई दूंगा 10 घंटे में, पर आपका रैंक वाला काम हो जाएगा कि हाँ भाई रैंक आ गया, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी है, मेरी तो चलो फोटो है, मेरी तो एक फोटो है कि हाँ बोर्ड पे लगा दी रैंक आ गया, आपको हर जगह जाके आगे वेलकम है, कहीं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्या नंबर क्या पूछ रहा है, रैंक क्या बच्चे, तो पहले 50 रैंक्स आते हैं, चलो इस बार नंबर ही बहुत हाई गए, 693 फर्स्ट रैंक का बच्चे का था, तो 591 तक आते थे, क्लोज हो गए, 100 नंबर का गैप भी था, तो उसको अकॉर्डिंगली जरूरी था, पिछली बार 580 पे रैंक था, तो 500 वाले रैंक वाले आ गए, जितने 500 वाले थे सब, 500 टपे नहीं है पता, खुश हो जाते हैं रैंक आ गया। इस बार बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे, मतलब हर बार लॉट अलग होता है, आपके टाइम कौन होंगे कैसे होंगे, तो बिल्कुल मत सोचिए वन डे से ही रैंक लेकर आना है, पहले दिन बस ये सोचिए समझना है, तैयारी करनी है, आपके टेस्ट ही मुझे बता दिया करेंगे वैल्यूएशन की आप कहाँ जा रहे हैं। बच्चे अगर पूछते हैं हम सिंगल ग्रुप दें बहुत दें, आपका कोई सोचने का कंसर्न ही नहीं, आपका मैटर ही नहीं, वो आपको मैटर ही नहीं, मैटर मेरा है वो, कि आपने सिंगल जाना है या बहुत जाना। बच्चे को तो पता ही नहीं होता ये बहुत भी उठा लेगा, वो तो मुझे पता है कि वो बहुत कर लेगा या नहीं कर, मैं ये सिंगल भी नहीं लाऊंगा, पर मुझे रिजल्ट पास चाहिए, चाहे आप सिंगल जाइए तो सिंगल पास, बहुत जाइए तो बहुत पास, ये नहीं कि गए तो फेल। इस बार यही तो हुआ, उल्टा सिंगल वाले फेल हो गए, बहुत वाले पहली बार पास हो गए, कारण क्यों, सिंगल वाले लाइट हो जाते हैं, 4-5 महीने की कोचिंग है, जून में फ्री हो गए पेपर, नवंबर में मस्ती, पढ़ लेंगे कोई नहीं, 2 घंटे पढ़ लेंगे, यहाँ चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, गेड़ा मारते हैं, यहाँ चले गए फलां चले गए, जब पढ़ने का टाइम आया तो अब रो रहे हैं कि हम पढ़े नहीं, वो इस चक्कर में रहे, भूल नहीं होते हम लोग।
ये काम ही करना है, आपको पता हो काम क्या आधे घंटे का कर देंगे, अब बाजार चलते हैं, कोई नहीं आधे घंटे में कर देंगे, वो आधा घंटा भी लग पाया ओवर कॉन्फिडेंस में, उसी कारण वो मरे हैं। अब उनमें से कई आगे द्वारा बहुत दे रहे हैं, कई द्वारा फिर सिंगल दे रहे हैं। मैं कभी तैयारी की, ये कभी गारंटी नहीं है कि सिंगल वाला पास है। कल मैं चंडीगढ़ समझा रहा, गारंटी कहीं नहीं है कि सिंगल दोगे तो पास है, बहुत दोगे तो पास है, कहीं गारंटी नहीं है। गारंटी आपके एफर्ट्स। फेल सिंगल वाले भी हो गए, अगर सोचेंगे 8 महीने में भी 8-9 महीने में सिंगल वाले फेल हो गए, 4 सब्जेक्ट थे और पेपर एग्जाम्शन वाले थे इस बार, सबकी एग्जाम्शन ये कॉस्ट में, वो साले फिर नहीं ले पाए। क्यों? जो पढ़ा ही नहीं तो उसको किसको क्या पता। अगर आपने पेपर दिया, आपने पढ़ के दिया, आपको पता होगा पेपर में ये आया सर, इतना हाई था इतना डाउन था, इसको पता ही नहीं, इसको क्या पता पेपर टफ भी था इजी था, उसको तो पता ही नहीं। वही चीज हम नहीं चाहते। गाइड टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगी, टाइम टू टाइम वैल्यूएशन, क्लासेस मिस नहीं होंगी, प्रॉपर ऐप पे रिकॉर्ड मिलेगा, आपसे फॉलोअप होगा कि हाँ बैकअप क्या चल रहा है, क्यों क्लास लगाई नहीं लगाई, चले गए 10 दिन पता नहीं कहाँ चले गए, तो ये नहीं होगा। और ध्यान से अभी कॉपी जो आप बना रहे हो, जो भी है फास्टिंग किया, जैसे भी प्रॉपर पेन वगैरह, और कोशिश करो ब्लैक पेन डे 1 से यूज करने की हैबिट डालिए। ब्लैक पेन, ब्लू मत। कोई लिखना भी किससे हमने, ब्लैक से, फिर हैबिट नहीं बनती, आंखों को ही नहीं जचता। पारा पूरा साल 8 महीने चलता है ब्लू से, काटे कूटे पूरे वाले, टाइम पे ब्लैक आता है, फिर वो बात नहीं बनती, सर वो खिंड गया जी, खराब हो गया जी, अगले पेज पे आ गया जी। हम वो नहीं चाहते आपके लिए। बल्कि इस बार तो मैंने और काम किया हुआ है, हर बार करता हूँ मैं, शीट स्पेशल कटवा के रखी हुई है जो आईसीआई की साइज की आती है। बड़ा रजिस्टर लेके पेज जो मार्केट से ओपन आते हैं, अपने टाउन से लेके आता हूँ मैं, उसकी स्पेशल कटिंग जाती है, इतनी वेस्ट कि वो वेस्ट घेर के कि आपको पूरी तसल्ली मिलेगी ये शीट पेपर में आनी है उतनी ही साइज की। एक बार बच्चे को स्पेशल भेजा, मैं आपके आई हूँ, मैं क्या ये अपने को पूरी चाहिए, फीलिंग आई यार कि यहाँ पेपर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ना कुछ और चीज है, वहां आ गया प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग में मौजूद, उसमें 4 कॉलम बनते हैं रिटायरमेंट की तरह, डेथ की तरह। वो बच्चा पुठी सीधी शीट करता है, सीधे में बनते नहीं और कांटे मारते हैं फिर आप लोग, क्यों प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो टेस्ट मैच खेल के चलिए, हाँ तभी फाइनल अच्छा होना है। और वहां जाके सीधा फिर तो आउट ही है या छक्का है, वो मैं चाहता नहीं, रिस्क नहीं चाहते। तो यहाँ मुझे पहले पता होगी परफॉर्मेंस तेरी ठीक है, देन यू गो फॉर। अब सिंगल या बोथ वो हम बताएंगे आपको 1-1.5 महीने बाद, जब मुझे आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। और हम लोग सीधे नहीं बोथ ग्रुप स्टार्ट करते, पहले सिंगल ग्रुप चलता है, फिर आपका टेस्ट लिया जाता है 50% सिलेबस का, यहाँ बिठा के जैसे भी होगा 12 फरवरी को बच्चों का, 12, 14, 16, 18 फरवरी, अब वैल्यूएशन देखना कितना सीरियस चल रहा है। टेस्ट होगा 24 फरवरी, लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, फिर उनको एग्जाम फॉर्म भरने दूंगा, पहले एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दे रहा, जबकि 3 फेब को एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएंगे। कि पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, तो बोथ कर सकता है, देन फुल द बोथ फॉर्म, वरना अदरवाइज द सिंगल। मैं नहीं चाहूंगा रिस्क लेना, आप यहाँ रेपुटेशन खराब करने इधर बैठे हैं। अगर यंग मेंबर्स हैं, यहाँ पे नया नाम बनाना है, कहते हैं मार्केट की प्यास बहुत बड़ी होने की, करता हूँ यहाँ बहुत सी ये करके देने हैं, तब इनका माइंड होगा ये भी आसान है। और आप जैसे लोगों ने ही प्रूफ करना है। अगर आप ही रिजल्ट फेलियर देंगे, तो जो उन्हें बहुत पास करे उन्हें काफी पॉजिटिव करी इस मार्केट को कि ना यार साहिल धीरज पढ़ा रहे हैं तो कुछ बात तो होगी। हालांकि कहता है यार वैसे ही नहीं पढ़ा रहे, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, वैसे तो आते नहीं, मैं तुम्हारे नहीं आई, कल से लगाओ बोर्ड सी इंटर का पता चले। कोई नहीं पढ़ाता, कौन सा नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाइए, हर बंदा नहीं कर सकता। और पढ़ा सकता है, रिजल्ट नहीं दे सकता। पढ़ाने को तो मैं बोर्ड लगा दूं फाउंडेशन का, मैं चल ही रहा है, रिजल्ट भी देने पड़ते हैं सर। पैसे कमाने ने शॉर्ट रन नहीं कमाने, लॉन्ग रन कमाने। अब बाहर से बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, आउटसाइड टाउन से, पंजाब से, ऑनलाइन बहुत जुड़ रहे हैं, वो इसी कारण जुड़ रहे हैं कि पढ़ा दुनिया रही है, हमारे साथ टच कौन है, हमें पूछने वाला कौन है। मैं तो मुंबई पुणे की क्लासें मैं ओपन बोलता हूँ, मैं किसी में टीचर की मंगा लो, यूट्यूब भरा पड़ा है, पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे तो पढ़े लिखे फ्री में काम चल जाए, सस्ते सस्ते में। मैं दबाता हूँ 4-4 हजार की पेन ड्राइव में, मगर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेनी है मेरी ले लो, सस्ती मिल जाएगी। पर पॉइंट वही है, बस सर्टेनिटी नहीं है। ऑनलाइन आप घर बैठे हैं जी, सोच के देखिए, आप लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हैं, मुझे क्या पता लगा भी रहे हैं नहीं लगा रहे, सुन भी रहे हैं, सो गए, किस मूड में बैठ के लगा रहे हैं, आगे कर दी क्लास पीछे कर दी, किसको पता है। फिर जब फेल होते हैं फिर पता चलता है कि यार ये बंदा तो वो था, कभी फेल हुआ है, सामने वाले पास हो गए सारे, एक बच्चा ऐसा नहीं है जी जो दूसरा हो। फर्क मिलेगा, फर्क मिलेगा तभी आप किसी फर्क पे बात कर रहे हैं। ये थोड़ा ऐसी हवाई बातें हैं, कोई कारण से होंगी। बैठाने को तो हम 80 बिठा लें, कोई मुझे पता फेल होंगे, बिठा लेगा तो 80 बिठा लो कि आ जाओ, भीड़ है, फीस भी आ जाएगी। और जब रिजल्ट क्लेम करना होगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं कहा यार अपा नहीं कहते, कारण क्यों, पता है 50 फेल होंगे, जो काबिल ही नहीं फाउंडेशन सीए के, तो क्यों पंगा ले रहे हो यार। अभी फाउंडेशन रिजल्ट यही चीज तो है कि थोड़ा फिल्टर लग जाएगा, अच्छे लोग आगे आएंगे, आगे और अच्छा पढ़िए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ केवल कमी रह जाती है, उसको दोबारा पॉलिश करिए, ये नहीं होता कि फेल हो गए तो दोबारा आना ही नहीं। अब बच्चे फेल हुए हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम ही इतना टफ है यार, आपके सामने 30% रिजल्ट आना है, 21-22 रिजल्ट आना है,
या मैं वर्ड बोलता हूँ, आपने वहां फेलियर नहीं है, आपने अपनी सक्सेस को पोस्टपोन किया है। फेलियर नहीं कह सकते, फेलियर वहां होता है कि जहाँ पे पता ही नंबर क्या आ रहे हैं। अब साफ पता है कि किस बंदे ने सीए बनना है यार 100 में से, मतलब 79 फेलियर है। वो जिंदगी में पढ़ के नहीं आए कभी, यार पढ़ रहे हैं वो भी, कोई कमी रह गई होगी, वो कमी रह गई होगी कोई कंसेप्ट में, राइटिंग में, प्रैक्टिस में, तो उनको अगला मौका दो। तभी तो आते हैं 6 महीने बाद, दोबारा मौका दो। बट आप इतने मौके भी मत लीजिए, जब बात कर रहे थे कि हाँ, उतने मौके भी नहीं मिलेंगे। मौका गलती सीखने के लिए एक है, जब बच्चों को समझा रहा, मैं कहा एक मौका बहुत होता है, गलती आपने रियलाइज, मेरे पास आए रोने लगे, मैं कहा रोने का फायदा नहीं यार, हमको ना बच्चे हैं या बहुत सियाने बुजुर्ग हैं, मैं भी रोने लग जाऊँ। मैं क्या, आपको गलती रियलाइज हुई ना, बस खत्म है। जब भी रियलाइज नहीं हुई फिर कोई फायदा नहीं। तो आप माने सर हमने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, हमने आपके टेस्ट नहीं दिए, मैं क्या होगी ना गलती, बस छोड़े यार। आप वहीं उस मैथ को दोबारा दोबारा खींचे, तू पढ़ा नहीं, मैं पुराने टीचरों की तरह बोलूँ यार, एक एज के बंदे हैं। आप प्रैक्टिकली प्रूडेंस मैन सोचिए कि सर एक चीज का फर्क था, वो क्या था कि हम पढ़े नहीं, बात खत्म। मैं अब टेस्ट होंगे, टेस्ट दे दियो, खत्म बात। ग्रुप 2 के टेस्ट ले रहा हूँ 50% सिलेबस के, 20 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख, 4 फरवरी। इनको भी झटका लगे अभी से कि आधा ग्रुप 2 तैयार है, ग्रुप 1 का फिर होगा मई में, फिर एग्जाम फॉर्म भरो कि हाँ अब क्या तैयारी है, पूरी इवेल्युएशन मिलेगी। बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं, मुझे पूछने वाला ही नहीं कोई। तो और आपका स्टाफ रखा हुआ है, 3-4 आर्टिकल्स हैं मेरे पास खुद के जो यहाँ पे आते हैं, पूरा प्रॉपर पेपर बनाना, चेक करना, पूरा सिस्टम है। ये थोड़ा यार मजाक चल रहा है। इंटर में तो बिल्कुल नहीं, इंटर आपकी हो गई, आप फ्री है मेरी तरफ से। 3 साल आपकी आर्टिकलशिप है, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी आर्टिकलशिप करो, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, पंचकुला, जहां मर्जी जाओ। फिर तो फाइनल है 2026-25 तक, 26 होगी आपकी तो। न्यूज की तो देखते हैं क्या सीन होता है। 3 साल तो यार बहुत टाइम, तो आप बड़े बड़े जाएंगे। आपके बच्चे मिलते हैं, हाथ मिला के मिलते हैं मुझसे, बल्कि कारण क्यों, तो बराबर हो गए, सी इंटर हो गए, फाइनल स्टूडेंट्स हो गए आप लोग। तब तक वो वैसे मिलेंगे, कहाँ कहाँ होंगे ये नहीं पता। पर एक सफर मेरा है कि आपको ये 10 महीने बस इतना टच में रखूं, एक बार रिजल्ट देके आपको फ्री कर दो। आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, यार बंदे ने बढ़िया काम कर दिया, बच्चा ट्रैक पे लगा दिया, बीकॉम करो, फिर कॉलेज जाओ, एसडी वाले एसडी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकलशिप जाओ, ठीक है, फिर कोई रोकने वाला नहीं, जहां मर्जी अपने गेड़े लगाओ। पर ये कि एक टाइम तो अपने को होना पड़ेगा, और इस टाइम में क्या है, सिर्फ 6 घंटे आपसे मांगे जाएंगे, 8:30 या 9 करेंगे तो दोपहर लेट हो जाएगी थोड़ी सी। तो मॉर्निंग 8 रखते हैं, गर्मियों का टाइम आ जाता है, मैडम पहला सेशन लेते हैं 8 या 8:30 बजे, तो 2:30-2 बजे तक लंच टाइम तक फ्री करके आप घर जाइए, लंच करिए, बैठ के आराम भी करिए, फिर पढ़िए, अगले दिन मॉर्निंग फिर आना है, प्रॉपर ही रूटीन फॉलो होगा, जस्ट लाइक एक स्कूल की तरह। बच्चे एक स्कूल की तरह चल रहे हैं हमारे पास, आते हैं आपके सामने बैठे होते हैं सुबह, आपसे पहले बैठे होते हैं 8:30 बजे, अब आपके बाद जाएंगे लास्ट में। पूरा रूटीन, जैसे ग्रुप में आपको मैसेज आया है, पूरा क्लासेस का मैसेज लिख के आएगा, ये है हमारी क्लास है, ऐसे ऐसे टाइम पे है, इतने बजे है, ब्रेक भी होगी बीच में, आप अपना लंच, फ्रूट, सैलेड, जो भी आप जैसा रखते हैं, नीचे ब्रेक ले, आधे घंटे की, 15-20 मिनट की चाहिए भी इफेक्टिव क्लास के लिए। तो वो प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो, रूटीन बना के, जिस दिन टेस्ट है टेस्ट बताया जाएगा। टेस्ट देना सबके लिए मैंडेटरी है, घर से मैं टेस्ट नहीं लेता, आपने बताया था मैंने आपको लिए, घर पे मैं कोई टेस्ट नहीं लेता कि घर से दे दूंगा जी। ऑनलाइन जो एक्सेप्शंस हैं 3-4 बच्चे वो ऑनलाइन है, वरना जो जहाँ फिजिकल है दे अपीयर फॉर द फिजिकल, आगे पीछे हो जाता है टाइम तो उस टाइम दे देंगे। क्लियर हुआ। तो आप कल दोबारा एक बार टैक्स की क्लास रखते हैं और एक रखते हैं लॉ की क्लास, थोड़ा बेस सा बन जाएगा टैक्स में। फिर जो मेरा पैटर्न है वो है कि कल है फ्राइडे शायद, हाँ, सैटरडे संडे रखो ऑफ, आराम से आप भी थोड़ा चिल चिल कर लीजिए, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ करिए, इसको रिवाइज करिए थोड़ा सा, मंडे रिजल्ट्स, ओके।